चाहे वो बच्चे के लिए इंजीनियरिंग हो, चाहे डॉक्टर बनाना हो, चाहे उसको फार्मासिस्ट बनाना हो, चाहे उसको एग्रीकल्चर फील्ड में डालना हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिसर बनाना हो, चाहे उसको किसी भी मुकाम पे पहुंचाना हो। अगर बच्चा शहर है, सुविधाएं हैं, तो वो एक कंफर्ट जोन में आ गया है, वो संघर्ष नहीं करेगा, वो मेहनत कम करेगा। 3 लोगों की बातें मान लो, माता, पिता और शिक्षक की, और अन्य किसी लोगों से आपको राय लेने की जरूरत नहीं। तो जीवन में आप लोगों से राय मांगते, रोजगार मांगते रहोगे पूरे जीवन भर। राय देने वाले हर नुक्कड़ पे होते हैं। हाँ बिल्कुल, राय समाज में ज्ञानी बहुत है। जी जी बिल्कुल है। हाँ तो ये तो दर्द है ये शिक्षक समाज में कोई कोऑर्डिनेशन की बात है, ये कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। तो डॉक्टर का लिखा किसी को समझ नहीं आता। जी बिल्कुल, बच्चे का नहीं आ रहा तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा समाचार में आपके साथ गिरधर शर्मा। आज एक बहुत ही खास वीडियो, एक शिक्षा जगत से जुड़ी हुई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं और मेरे साथ है मुकेश जी। मुकेश सर, जिनका शिक्षा जगत में एक संघर्ष है, वो अपना नाम बताता है, अपनी पहचान बताता है। तो मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने सबसे पहले तो एक शिक्षक को आमंत्रित किया, ये बहुत बड़ी बात है। नेताओं को सभी बुलाते हैं और अन्य हस्तियों को, फिल्म सितारों को बुलाते हैं, और जो कहीं ना कहीं देश का निर्माण करने वाले शिक्षक हैं उनको आपने बुलाया है। हालांकि हमारा इतना बड़ा नाम नहीं है, लेकिन फिर भी आपने एक शिक्षक को बुलाया, तो हम शिक्षक समाज की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आपने बात की कि नेताओं को बुलाते हैं जी, तो आपने कहा कि एक्टर को बुलाते हैं जी। तो शिक्षक होते हैं, वो रिटायरमेंट के बाद नेता बन जाते हैं, एक्टर हैं आजकल राजनीति में। अरे तो ये तो चलता है, सुमेल है एक। ये सुमेल नहीं है। आपको मैं बता दूं कि अगर आप एक टीचर की बात करेंगे तो टीचर जो है वो सब कुछ है, एक्टर है, नेता है, वो गायक है, वो बच्चों को जब पढ़ाता है। आप ये बात मान के चलिए भाई, एक फिल्म बनती है 3 घंटे की, उसके लिए 2-2, 3-3 महीने या कई बार सालों साल शूट करते हैं। हम डेली का 8 घंटे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हम लोग कितना बच्चों के लिए कुछ करते होंगे, बच्चों को पढ़ाने के लिए कितना उसमें हमें रंग भरना पड़ता होगा। वो जो चीजें हैं वो एक शिक्षक करता है। तो शिक्षक एक गायक होता है, बच्चों को एंटरटेन करने के लिए उनको सारी चीजें बतानी पड़ेगी। पढ़ाने के साथ साथ अगर आप 8 घंटे मेरे को बच्चा रखना है, तो उसको ये नहीं है कि आपने फ्राई पैन में डाल दिया और उसको रोस्ट करके घर पे भेज दूं मैं। ये ऐसा होता नहीं है। तो उसमें जो शिक्षक का रोल है वो सबका आ जाता है, लेकिन उसको कैमरे के सामने या समाज में उतना सामने नहीं लाया जाता है। इसलिए मैंने आपके सामने ये बात कही। क्या बात है, क्या बात है। यानी काफी लच्छेदार बात और घुमावदार तरीके से। क्या बात है जी। अच्छा सर, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि आप थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिए कि आपकी जो ग्रामीण पृष्ठभूमि रही है जी, उससे निकलकर आप एक महानगरों तक में टीचिंग दे चुके हैं जी। बड़े बड़े संस्थानों में आपके पढ़ाए हुए बच्चे आजकल जॉब कर रहे हैं जी, ठीक है। तो इसमें आपको कैसा लगता है, कैसी फीलिंग आती है कि यार मैं गांव का एक लड़का हूं और आज मेरी सफलता है वो उस इंस्टीट्यूट में गूंज रही है, उस इंस्टीट्यूट में बोल रही है? जी देखो, सबसे पहली बात तो ये कि जो शुरुआत होता है ग्रामीण प्रवेश की, आपने बात कही, तो उसमें जो शिक्षक होता है तो वो किसी प्रवेश का, कोई जाति का, कोई धर्म का नहीं होता। शिक्षक शिक्षक होता है, वो खुद में धर्म है, जाति है, सब कुछ शिक्षक है। जब हम बच्चों को कामयाब करते हैं, एक मंजिल तक पहुंचाते हैं, चाहे वो बच्चे के लिए इंजीनियरिंग हो, चाहे डॉक्टर बनाना हो, चाहे उसको फार्मासिस्ट बनाना हो, चाहे उसको एग्रीकल्चर फील्ड में डालना हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिसर बनाना हो, चाहे उसको किसी भी मुकाम पे पहुंचाना हो। हालांकि एक सिंगर भी अगर आपने बनाना है, एक गायक भी बनाना है, एक एक्टर भी बनाना है, तो उसमें भी एक शिक्षक का रोल रहता है। तो वो जो काम हम करते हैं, और उसके बाद में जब बच्चा वहां पहुंच जाता है, हमारी असल कमाई वो होती है। तनख्वाह से तो सिर्फ खर्चा चलता है, घर का जो 2 रोटियां हम सब ने खानी है वो मिलती है, लेकिन जो असल में जो एनर्जी सोर्स मिलता है, यानी आपका पढ़ाया हुआ बच्चा अगर कामयाब होता है, कहीं बड़े संस्थान में जाता है, खुशी तो होती है? जी बिल्कुल। उस दिन आप ये मानिए कि 7वें आसमान पे हम लोग होते हैं।
क्या बात। जब बच्चे हमें मिलते हैं या हम संस्थानों में कहीं घूम रहे हैं, बच्चे मिलते हैं, सर आज हम इस फील्ड में जॉब कर रहे हैं, या मैं इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हूँ, या मैं ये बनने वाला हूँ, मैंने ये एग्जाम क्वालिफाई कर दिया है। और मान लो जैसे बच्चे हैं भी, अब उसके बाद जॉब लगने के बाद बच्चे जब हम पढ़ा रहे हैं, संस्थान में आते हैं, मिठाई का डिब्बा साथ में होता है। क्या बात है। तो वो जो कमाई है ना जी, असल जो पेट भरता है, जो बच्चा कामयाब होने के बाद में जो मिठाई का डिब्बा आता है ना, वो हमारी कामयाबी है और कमाई भी वही है। अच्छा, अब मुझे ये भी बता दीजिए कि जो एक गांव का स्टूडेंट होता है और शहर का स्टूडेंट होता है जी, उसके कहीं न कहीं दिमाग के अंदर यानी कैचिंग पावर होती है, उसका फर्क तो होता ही है जी। अब इसमें जो चीजें ये होती है कि अगर आप शहरी क्षेत्र के बच्चे देखेंगे, दोनों बच्चे हैं, हमारी दृष्टि में सारे बच्चे हैं, क्योंकि हम किसी भी तरह से शिक्षक हैं, हम देखेंगे तो उसको आईक्यू के हिसाब से, उसके सोचने के स्टाइल से हम डिफरेंशिएट करेंगे। हम ना शहर, क्षेत्र, जाति इत्यादि किसी भी तरीके से हम बच्चों को नहीं बांट सकते, एक शिक्षक नहीं बांट सकता कम से कम। अब जब बच्चे होते हैं, शहरी जो बच्चे हैं, उनको सुविधाएं थोड़ी सी ज्यादा होती हैं, उनके पास में जो एक्सपोजर होता है संसार के सामने, संपर्क में वो ज्यादा होते हैं। ग्रामीण जगहों पे चीजें कम संपर्क में होती है, लेकिन लिमिटेशन होती है, लिमिटेशन है उनके ऊपर, बच्चों के ऊपर, कि वो बच्चा क्या करता है कि उसको वो सारे रिसोर्सेज नहीं मिले हैं। बिल्कुल। अब मान लीजिए कि एक बच्चे को देखना है, मैं आपको बता दूं उदाहरण के तौर पे, अगर एक साइंस का एक्सपेरिमेंट बच्चा कर रहा है, उसको साइंस का एक्सपीरियंस लेना है, भाई उसमें कहीं झूले का जिक्र आ गया, तो हो सकता है किसी गांव में झूला हो ना हो। अगर बच्चे का वो शहर में है, या मान लीजिए एग्जांपल अंबाला सिटी में है, तो वो तो साइंस सिटी पहले ही है। अगर वहां का बच्चा होगा तो वो साइंस सिटी है, तो वहां के जो प्रोजेक्ट है वो डेली देखता होगा, या जाके देखने की हिम्मत भी रखता है, तो वहां का चीज उसके लिए वो कॉमन हो गई। गांव ग्रामीण प्रवेश में जो बच्चा है, जिनके पास सोर्स नहीं है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो सिर्फ किताबों में पढ़ रहा है या देख रहा है, या वो सिर्फ सोर्सेज में ही देख रहा है। चलो आजकल ट्रेंड बदल गया है, मोबाइल फोन या टीवी के जरिए बच्चा देख रहा है, तो फर्क तो रहेगा, रिसोर्सेज का फर्क रहेगा। लेकिन बात की जाए मेहनती जो होता है, तो जहाँ पे ये देखा गया है आज तक भी, जहाँ सुविधाओं का अभाव होगा वहाँ पे बच्चा निखर के आता है, उसको डिस्ट्रैक्ट भी नहीं करेगा। अगर बच्चा शहर है, सुविधाएं हैं, तो वो एक कंफर्ट जोन में आ गया है, वो संघर्ष नहीं करेगा, वो मेहनत कम करेगा, उसको लगेगा कि हमारे पास में ये बिजनेस सेटल्ड है, तो मुझे काम करने की क्या जरूरत है, यानी कि वो एज ए फन उसको कहीं न कहीं आपका जो बोलचाल का तरीका है जी, वो भी तो कामयाबी में अहम भूमिका निभाता है। बिल्कुल। और जो शहर का बच्चा होता है, उसकी प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत अच्छी हो जाती है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, यानी वो सेंस उसकी उसे कहीं न कहीं आगे ले जाती है। और इसमें अगर कई बार किसी के पास मान लो कला है कुछ जी, ठीक है, तो उसकी पीछे रह जाती है अगर उसे प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं आती। मैं समझ गया आपका सवाल। तो जो ग्रामीण प्रवेश का बच्चा होगा, वो अपनी बात को इतना सामने क्लियर तरीके से स्पष्ट नहीं कर पाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, उसके जो विचार हैं, वो विचार उसके माइंड में बिल्कुल क्लियर है भी क्या होता है। बात जब आती है कि मान लीजिए कहीं साइंस एग्जीबिशन हो रही है, वहाँ पे डीओ साहब आ रहे हैं या डीओ साहिब आ रही है, तो वो बच्चा कुछ साइंस का प्रोजेक्ट अगर उसको एक्सप्लेन करना है, तो उसने बना लिया है, अपना नया प्रोजेक्ट बनाया भी, ये ऐसे होता है। मान लो खेती बाड़ी से रिलेटेड उसने एक प्रोजेक्ट बनाया है, उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जब उसको एक्सप्लेन करने की बारी आएगी, तो उस बच्चे के अंदर हो सकता है वो कॉन्फिडेंस बताने का ना हो, लेकिन उसके पास वो बनाने का कॉन्फिडेंस जरूर होगा, सृजन करने की क्षमता उसके अंदर होगी। उसको सिर्फ बताने की कला में, जो उच्चारण का आप कह रहे थे, प्रोनाउंसिएशन का कह रहे थे, हाँ, उसका जैसे सुविधाएं बढ़ी हैं आजकल, तो बच्चा इंग्लिश जैसी भाषाओं में, या आजकल तो ट्रेंड फ्रेंच इत्यादि का भी चल पड़ा है, तो वो बच्चा वहाँ पे बोलने में लगता है। लेकिन आप एक बात मान के चलिएगा, मैंने मेरी सारी शिक्षा जो है, शुरुआती शिक्षा है, वो हिंदी मीडियम से की जी, फिर साइंस की पढ़ाई की, तो मीडियम बदलना ये चीजें मैंने देखी है। और जब बोलने की बात, कई बच्चों को ये दिक्कत आती है जी कि जब उनका मीडियम चेंज होता है जी,
तो वहाँ पे डिप्रेशन में चले जाते हैं, या टीचर है वो उनके साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाते। हाँ, तो ये दिक्कत आती है। हाँ बिल्कुल आएगी। ऐसे में क्या करे बच्चा? ऐसे में इसका समाधान ये है कि अगर आप, जो मेरे साथ घटित हुआ, तो जो बच्चे चेंज कर रहे हैं वो मेरे साथ, मेरी बात के साथ रिलेट कर पाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, मेरा किस्सा ये हुआ कि मेरा जब मीडियम चेंज हुआ, इंग्लिश मीडियम में आने पे प्रॉब्लम आई मेरे को। मैं 1 महीने तक लगातार एफर्ट करता रहा। अब मेरे सामने ये चीज़ थी कि मुझे हिंदी में सब कुछ पता है, लेकिन जो टीचर लिखा रहा है वो सारा का सारा इंग्लिश में है। बुक मेरे पास जो है वो सारी की सारी अब इंग्लिश की है, किताब में इंग्लिश में लिखा हुआ, टीचर जो बोल रहा है वो इंग्लिश में बोल रहा है, और बीच में मैं संघर्ष कर रहा हूँ। अब ऐसे में समय लगेगा। जो धैर्य रखेगा, मुझे मेरे गुरुजी जो मिले सिखाने के लिए, मैंने जाके, भाई एक आप ये बात मानेंगे कि बच्चों के लिए ये अहम बात होगी अगर जो इस तरह से शिक्षा में संघर्ष करते हैं। मैंने जाके बोला, सर ये मेरे इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा, आप मेरे से हिंदी में समझ लो, ये बात कैसे है, मैं आपको समझा दूंगा। तो सर ने कहा, बेटा पढ़ना तो तेरे को इंग्लिश में ही पड़ेगा। बिल्कुल। मैंने कहा, सर इसका हल बताइए। तो मेरी आप अगर वो बुक देखेंगे तो उसमें उन्होंने अंडरलाइन किया, उसमें उन्होंने पहले हर एक वर्ड को इंग्लिश उसका हिंदी में मीनिंग लिखवाया, नीचे मीनिंग था, ऊपर उसकी प्रोनाउंसिएशन लिखवाई, भाई किस तरीके से उसका उच्चारण ऊपर लिखा हुआ है, उसका मतलब नीचे लिखा हुआ है। मैंने 1.5 महीने तक संघर्ष किया, और उसके बाद में अचानक मुझे पता नहीं क्या हुआ, माँ सरस्वती की कृपा रही होगी कि मैंने इंग्लिश को बहुत जल्दी से सीख लिया। 1 महीने के अंदर इतना। अब आपकी स्पेशलाइजेशन किसमें है? अभी मैंने जो मास्टर डिग्री किया है वो मैथमेटिक्स में किया है, एमएससी मैथमेटिक्स हूँ, और बीएड जैसे वोकेशनल कोर्स मैंने कर रखे हैं, और अन्य सर्टिफिकेट डिप्लोमा भी मैंने ले रखे हैं। जो बच्चे अक्सर यानी जिन्हें कह देते कि चतुर है, चालाक है, या बिगड़ते हैं बच्चे, स्कूल में कुछ बिगड़े बच्चे भी होते हैं जी, किसी भी इंस्टीट्यूट में हो सकते हैं जी, तो वो मैथ वाली क्लास से डर के ही चतुर चालाक बनते हैं, यानी बंक का मौका ही मैथ वाली में मिलता है। जी, ठीक है, तो आपने ये क्यों चूज किया? ये देखिए, अगर जो मैथमेटिक्स है उसके पीछे के 2 कारण हैं। इसके पीछे सबसे पहली बात, मेरे पिता ने हमेशा से ही चाहा, पता नहीं उनके मन में क्यों ललक थी कि मेरा बेटा एमएससी मैथमेटिक्स करेगा। ये क्या बात? जब मैं 10th में था तब उनका माइंड में था एमएससी मैथमेटिक्स करेगा। आपके फादर टीचर है? नहीं, वो एक किसान है। किसान है? किसान है। और क्या बात है। और एमएससी मैथमेटिक्स उनका यही एक, उनकी भी रुचि रही है? रुचि बड़ा है। वो रुचि अगर नहीं होती तो मैं भी शायद अब अपने गांव में घूम रहा होता या खेती कर रहा होता। क्या बात है। उन्होंने काबिल बनाया, और एक जो सपना होता है बच्चों के लिए पैदा किया, जो आप मैथमेटिक्स, एक मैथमेटिशियन को देख रहे हैं सामने, तो वो उन्होंने बनाया है। अब अगर मैं क्रेडिट ले लूं कि मैंने रात को जाग जाग के पढ़ाई की है, तो वो नहीं है। वो नहीं है, वो एक माँ बाप की आंखों में सपना था। क्या? और वो सपना उन्होंने मेरे अंदर ट्रांसफर किया, समझाया, मुझे दिशा निर्देश दिए, और मैं उनको मानता रहा, उनके एक बताए रास्ते पे चलता रहा, तब मैं यहाँ पहुंचा हूँ। अब माता पिता जब बात बता रहे हैं तो वो भले की बताएंगे। मैं जब बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ तो अक्सर एक उदाहरण से बच्चों को कहता हूँ, भाई आपका समाज में, सिर्फ समाज में एक माता और पिता, मैं 2 ही कहता हूँ, भाई का भी नहीं कहता हूँ, हालांकि मेरे संबंध मेरे भाई से बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, हम एक साथ ही काम करते हैं। बच्चों को एक उदाहरण देता हूँ, भाई आपका जो भला चाह सकता है वो आपके पिता और माता 2 लोग चाहेंगे, जो चाहेंगे आपको तरक्की होता देखे। और तीसरे नंबर पे हम शिक्षक लोग आएंगे, उनका टीचर आएगा। उसका कारण ये है क्योंकि जब भी आप गली में निकलोगे सक्सेस लेकर, तो आपके माता पिता छाती चौड़ी करके कहेंगे ये मेरा बेटा जा रहा है, मेरा बेटा है। हो सकता है भाई वो बात ना कहे, भी ये वहां जा रहा है, भी ये कामयाब हो गया, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, जैसा कि समाज का ट्रेंड होता है। हाँ बिल्कुल। और तीसरे नंबर पे जब बात आती है शिक्षक की, आपने रिश्तों को लेकर बहुत गुड बात बोल दी है। नहीं, ये इतना गहरी नहीं है, लेकिन ये बच्चों के लिए विचारणीय मुद्दा है। हाँ जी बिल्कुल। और उसमें बच्चों के लिए क्या है कि ये संघर्ष जरूरी है, क्योंकि एक हो सकता है भाई अपने भाई से या बहन से कंपटीशन में,
महसूस करें। जब बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में ये बात मैं कह रहा हूँ, तो बच्चों के लिए जरूरी ये है कि वो आपस में कंपटीशन रखे तो हेल्दी रखे। एक क्लास में अगर दो भाई बहन है तो हर एक यही चाहेगा कि क्लास में मैं फर्स्ट आऊं या मेरे स्कोर अच्छा हो या मैं अच्छा परफॉर्म करूं। बच्चों के लिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज बच्चा तभी करेगा। और बात रही एक शिक्षक की, जो मैं कह रहा था तीसरा पहलू, जब बच्चा कामयाब होकर निकलेगा तब हम ही लोग गर्व से कह रहे होते हैं ये हमारा स्टूडेंट जा रहा है। बिल्कुल। तो ये बच्चों के लिए सबसे बड़ी सीख है कि जो माता पिता बताएं, यहाँ पे एक बच्चों के लिए मूल मंत्र निकल के आता है। आप तीन लोगों की बातें मान लो, माता पिता और शिक्षक की, और अन्य किसी लोगों से आपको राय लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत नहीं तो जीवन में आप लोगों से राय मांगते, रोजगार मांगते रहोगे पूरे जीवन भर। राय देने वाले हर नुक्कड़ पे होते हैं। हाँ बिल्कुल, राय समाज में ज्ञानी बहुत है। जी जी बिल्कुल है। हाँ, तो जैसे ये तो कहावत है ही जी कि रायचंद आपको हर जगह मिलेंगे। ठीक है, जो काम करने में जो असल में मदद करते हैं वो लोग आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। अब जैसे हमारी बात हो रही है तो आपको लोग चार लोग मिल के अभी सुझाव दे देंगे भी आप ये क्या काम कर रहे हो, इससे बेहतर काम बताता हूँ चलो करते हैं, वो कर लो। आप उनको ये काम कह दो भी, मान लो आप पत्रकारिता का काम करते हो तो आपको लोग आके राय ये दे देंगे कि ये क्या काम लिया है आपने, कोई ढंग का काम देख ले, चल तेरे को एक बढ़िया काम बताता हूँ ये कर ले। आप उसी व्यक्ति के पास जाके ये कहो जी आ जाओ मेरे को ये काम शुरू करो, वो बंदा सबसे पहले भाग जाएगा। तो ये चीज समझने की है कि राय देना आसान होता है, राय कोई भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है। राय के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है। और राय की अच्छी बात भी ये भी कोई भी दे सकता है, लेकिन उस पे अमल करना सबसे मुश्किल बात है। ठीक है, यानी खुद नहीं करते। खुद नहीं करते, जो कुछ नहीं करता है वो भी राय दे सकता है। ये सबसे बड़ा संघर्ष है आज के टाइम पे। अच्छा, अब अपने आते मेन टॉपिक पे दोबारा वापसी लौटकर जी, कि जो आपने पढ़ाई की है जी, उसका सफर कहाँ कहाँ तक रहा, कहाँ कहाँ से आपने किस संस्थान में शिक्षा हासिल की है? देखिए मैंने सबसे पहले शुरुआती शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल से की, मिडिल प्राइमरी तक की। उसके बाद में जो मैंने कहा हमारी अहम रोल था, पिता का रोल रहा है, तो उन्होंने प्राइवेट स्कूल में डाला, नज़दीकी प्राइवेट स्कूल में डाला, वो भी हिंदी मीडियम था। फिर एक बार फिर चेंज किया। मेरे पिता ने उस समय पैसा खर्च किया जब, मतलब आपको सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि हमारे क्षेत्र में वेन सुविधा उपलब्ध करवाने का काम भी मेरे पिता ने ही करवाया। अभी वहाँ तब तक वेन का ट्रेंड नहीं था। आज आप जाइए कहीं पे भी, हर एक स्कूल की, हर एक संस्थान की वेन मिलेगी, वहाँ से वेन में चढ़ेगा और बच्चा चला जाएगा। लेकिन उस समय ये चीज संभव नहीं थी। उन्होंने शुरुआत करवाई, हमारे लिए वेन सुविधा लगवाई और हमें पढ़ाया भी। उसमें मैं बता रहा था आपको कि जो शुरुआती शिक्षा वहां से चलते चलते प्राइवेट में गई। इसी दौर में मुझे एक कॉन्वेंट स्कूल में डाला गया। कॉन्वेंट स्कूल में मैंने इंग्लिश सीखी। वो जो किस्सा बताया, किस्सा सीखने का ये है कि मुझे मेरे जो गुरुजन मिले, मैं उनका हमेशा आभारी रहूंगा। उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है। अब नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जी। उसमें जो हमारे इंग्लिश सिखाने का जो काम किया वो हमारे सतपाल सर रहे हैं, उन्होंने इतना एफर्ट किया जी। खान सर हैं फिजिक्स के आदमपुर से, उन्होंने किया। और हमारे एक भगवान दास सर थे, बी दास सर हम उनको कहते हैं, वो अभी फतेहाबाद के एक निजी स्कूल में काम कर रहे हैं। उनसे काफ़ी समय बाद बात हुई। उनके लिए तो हम बच्चे ही थे उस समय, क्योंकि हम उनके तो आज भी बच्चे हैं। सर वगैरह देखेंगे तो हम इतने बड़े तो हुए नहीं है, एक शिक्षक जरूर बन गए हैं, लेकिन उनके तो हमेशा ही बच्चे रहे। हाँ, बच्चे नहीं। उन्होंने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया, एक डायरेक्शन दी, तो वो जो है हमेशा ही अच्छी रही है। और वो एक बदला, उसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। मैंने इंग्लिश सीख लिया, मैंने एडमिशन ले लिया, 1 डेढ़ महीने तक संघर्ष करता रहा। वैसे जैसे ही जून की छुट्टियां आई तो उन्होंने क्या किया, स्कूल ने एक रूल लगाया भी जो बच्चे कमजोर हैं उनको छांट के रखा जाए और उनकी 20 दिन एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाए। तो उस दौरान मेरे को उस लिस्ट से बाहर कर दिया गया कि मैं तब तक 1 डेढ़ महीने में ठीक ठाक पढ़ने वाला था। तो सभी टीचर्स के लिए ये था भी ये पढ़ने वाला बच्चा है, इसको छुट्टियां लेने दो। मैंने चेंज किया मेरा माइंड। मैंने कहा गुरुदेव मैं आऊंगा भी, सर मैं आऊंगा,
वो कॉन्वेंट स्कूल था तो इंग्लिश पे हमारी पाबंदियां थी। अभी मैं सभी आमजन के लिए ये बातें हिंदी में करना थोड़ा उचित समझ रहा हूँ। तो मैंने कहा सर भी मैं ज़रूर आऊँगा। और इसमें भी एक फैक्ट है कि मेरा जो स्कूल था कॉन्वेंट स्कूल था, तो वहाँ पे उनकी वैन सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अगर होती तो मेरे पिता मेरे लिए वो सारी व्यवस्थाएं करके देते। भाई एक दूर दराज ढाणियों में रहना, मतलब वैन तो वहाँ स्पेशल एक बच्चे के लिए तो कम से कम नहीं आएगी। तो जब वैन सुविधा नहीं है तो मैं साइकिल से जाता। हम मान के चलिए मैं दिल्ली का 7 किलोमीटर साइकिल से जाना, 7 साइकिल से आना। क्या बात। ये साइकिल से आने जाने का जो किस्सा है, आजकल अगर आप बच्चों को ये कह दो भाई 4 कदम दूर वैन आएगी, तो पेरेंट्स भी ये कहेंगे भी जब घर के सामने लेके आओ। बिल्कुल बोलते हैं, बच्चा तो कहेगा ही। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी भी जो संघर्ष शुरुआत हुआ वहां से हुआ। मैं साइकिल लेके जाता डेली। मेरे कुछ एक दोस्त बन गए उसी दौरान, जैसे मतलब हम नए स्कूल में था जैसे मैंने आपको बताया, तो वहां से हम लोग दोस्त मिले, वहां से साइकिल से हमारी एक मंडली बन गई। और उस जोश में हमें पता ही नहीं लगा भाई साइकिल चलाना, हो सकता है कईयों को लगे भी इतना मुश्किल है, नहीं है। हमने मौज मस्ती में वो टाइम निकाला। और उस एक महीने में जो सभी गुरुदेव थे हमारे, सतपाल जी थे खास करके, उन्होंने साइंस के लिए यूनिस खान सर थे, उन्होंने जो काम किया वो इतना बेहतरीन था कि मैं आगे जाके नॉन मेडिकल से +2 करने का सपना देख पाया। अगर वो नहीं होते तो आप भूल जाइए, इम्पॉसिबल था ये बच्चों के लिए। अच्छा, अगर आप टीचर ना होते जी तो क्या होता? ये ये थोड़ा अच्छा है। तो जैसे अगर मैं टीचर नहीं होता तो एक गीतकार जरूर होता है। क्या बात है। अच्छा, हाँ, कलाकार तो कला के क्षेत्र में मेरा देखिए जो चीज थी, मेरे को जैसे मैं 10th क्लास में था तो एक पाठ आया, लेसन आया, उसमें एनी फ्रैंक का एक लेसन था। उसमें एक लाइन थी जिसने मतलब मेरा दिल छू लिया। वो था पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। मतलब ये बनता है कि जो कागज का टुकड़ा है उसके पास लोगों से ज्यादा धैर्य है। यानी कागज जो है आपका अच्छा मित्र बन सकता है। आपके मन में जो चल रहा है कागज पे लिख दीजिए, वो लिख डालिए, और वो आपका राजदार है। वो लोगों की तरह नहीं है भी आपका जाके इसी को बदनाम कर दें। अब आजकल आप किसी को कोई बात बताइए, अपनी निजी बात बताइए, और वो कल को आपका मार्केट में चल के आपका मजाक बन के खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा शौक रहा मेरे को लिखने का, चीजें अपने विचार लिखने का। अच्छा, गाने में आपको किस टाइप के गाने पसंद थे? गाने देखिए, हाँ ये आपने बहुत बढ़िया पूछा। तो मेरी एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में एक चीज का और अहम रोल रहा। FM रेडियो ज़्यादा प्रचलन में था उस समय, संगीत के टाइम पे कहें तो। आजकल तो कोई भी बच्चा मतलब जो भी गाना आपको चाहिए आप 1 मिनट में सर्च करिए और आपको तुरंत मिलेगा। पहले FM था, पहले FM चलता था। तो FM का ये है कि मैं सबसे बड़ा शौकीन ये, और थोड़ा सा मेरा इंजीनियरिंग टाइप का माइंड था, तो मतलब मैं इस मामले में घर पे भी ये था, ये मान लीजिए नोटी था या कुछ ही मान लीजिए, मैं रेडियो वगैरह खराब कर देता था। मतलब उसको इंजीनियरिंग थी आपके अंदर। हाँ तो वो क्या था, उसको FM चलाने के लिए जिस तरह के मान लो एक युवा बच्चा होगा तो उसको फिल्मी गाने चाहिए। अब उसको FM बैंड पे स्विच करके शॉर्ट वेव से जाएंगे तो फर्स्ट बैंड जिसको हम कहते थे भी, पहले बैंड पे तो आपका साधारण से जो न्यूज वगैरह आती थी वो है, हमें चाहिए गाने। तो बच्चे को जो अगर गाने चाहिए तो मैं क्या करता था, रेडियो का जो एंटीना है तार वगैरह लंबा करने के चक्कर में 2-3 रेडियो तोड़ दिए मैंने, ऊपर रख देता था ऐसी जगह जहाँ पे सिग्नल सही आ रहा सिग्नल से संघर्ष रहा है पहले। हाँ संघर्ष रहा है, लंबी लंबी तारे होती थी, लंबी तारे, और इनके चक्कर में 2-3 बार रेडियो वगैरह भी तोड़ दिया। तो वैसे पिटाई भी होती थी इस चक्कर में। बिल्कुल। तो उस चीजों पे बैन ये हो गया, तो हमने वो चीजें देखी। मैंने संगीत में रुचि रही है, मैंने हर एक तरह का संगीत सुना है, चाहे वो कैसा भी हो, हिंदी गाने हो, पंजाबी हो। और पंजाबी का तो इतना मेलोडी है, क्लासिकल है, सारे पॉप आ गए, सारे आ गए, सारे जी पॉप और हिप हॉप हो गया। तो यहाँ से हम इस चीज को ये मान के चलिए भाई, मुकेश कुमार, मोहम्मद रफ़ी, इनके गानों से लेके जब तक मतलब स्कूल लाइफ में था तो तब तक बोहेमिया हिप हॉप में सबसे ऊपर रहा है।
तो वहां से लेके अब तक के आज भी मैं गाने सुनता हूँ, लेकिन आजकल वो उतना समय और उतनी रुचि नहीं है। कलाकार कौन सा आपका फेवरेट रहा है? वो किशोर कुमार है। किशोर कुमार। हाँ जी। और अगर पंजाबी गायकों की बात करें? पंजाबी में मेरे हैं वो, मतलब सबसे जिन्होंने जिनकी लिखावट, क्योंकि मैंने आपको गीतकार वाला मेरा किस्सा बताया, तो वहां पे देबी मखसूसपुरी जो हैं, देबी मखसूसपुरी जी, तो वो फेवरेट रहे हैं मेरे, क्योंकि उन्होंने जो चीजें बताई हैं, हाँ, काफी गुड बातें लिखते हैं। हाँ, वो जो बातें लिखना है, देखिए आजकल गीतकार है, किसी को आप ये कहिए फेमस ज्यादा हो जाते हैं और उतना उसमें वो देबी मखसूसपुरी का लाइव काफी वायरल हुआ था जी, अच्छी चली थी। हाँ, उन्होंने जो ट्रेंड सेट किया लाइव गाने का, जो लाइव शायरी होता है समाज को मैसेज देने का, देखिए सबसे बड़ी बात ये ना, एक तो उनकी आवाज भी ना, वो भी थोड़ी सी ऐसे भारीपन के साथ गदराई सी आवाज है। हाँ, अच्छी आवाज है, अच्छी आवाज है, मैंने भी उन्हें खूब सुना है। हाँ जी। तो दूसरा अगर हम बात कर ले अब आपके निजी लाइफ में, तो आप एक इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं जी, ठीक है जी, एक इंस्टीट्यूट के हेड बने आप जी। आपके संघर्ष को देख के और आज एक हेड की चेयर पे बैठ के कैसा लग रहा है? जी देखिए, ये मैं तो जिम्मेवारी मानता हूँ। पहली बात तो हेड जैसा होता नहीं, शिक्षक जो है एक जिम्मेवार पद है, सबसे जिम्मेवारी भरा पद है। चाहे हमें आप किसी भी पद पे ले जाइए, एक शिक्षक, वंस ए टीचर इज ऑलवेज ए टीचर, ये मेरा कोट है भी। मैं कहता हूँ एक शिक्षक हमेशा शिक्षक ही रहता है। अगर मान लीजिए एक शिक्षक है वो कुछ और काम करने लग गया, अब बहुत से लोगों को देखेंगे कि अगर वो शिक्षक हैं पहले और वो कोई और फील्ड में चले गए हैं, मान लो गवर्नमेंट जॉब लग गया, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो मान लो कोई पुलिस में लग गया है, या मतलब कोई क्लर्क लग गया है, या चाहे कोई कांस्टेबल लग गया, या कुछ भी लग गया, लेकिन फिर अगर उनके अंदर वो अगर पढ़ाया हुआ है उन्होंने ना, तो वो शाम को बच्चों को चाहे फ्री पढ़ाएं या बच्चों को बुलाकर किसी तरीके से स्पेशल क्लास लगाएं, तो वो जो जरूर करता है। अब बात रही जी संस्था चलाने के लिए, तो उसका कुछ तजर्बा इस तरीके से है कि सबसे पहले शुरुआत जब हम करते हैं मास्टर डिग्री और वो जो चीज़ें हैं वो करने के साथ में कहीं ना कहीं शिक्षक तो था, पापा ने फिर से वही बीज बोया मन में, भाई अब बेटा है एक शिक्षक बनना है, तो शिक्षक बनने के दौड़ में हम चल पड़े। अभी अलग अलग जगहों पे काम किया, प्राइवेट सेक्टर में काम करना। अब प्राइवेट सेक्टर की समस्या ये है कि काम ज्यादा है और आमदनी कम है, और जो मतलब युवा नया नया आएगा, हाँ, तो वो आजकल एक चीज और भी चली हुई है जी, कि जैसे 40,000 सैलरी दिखा दी, 50,000 दिखा दी, बड़े बड़े स्कूल ऐसे कर रहे हैं जी, और बाद में उसमें से वो कहते हैं कि जी आप हमें 30,000 वापस दे दीजिए और 20,000 आप रख लीजिए अपने जी, ये चीज भी चली हुई है आजकल। हाँ जी, देखिए वो संस्थाएं अलग अलग तरीके से अलग अलग होता है, हाँ, तो वो जो करते हैं वो ऑन रिकॉर्ड जो हो रहे हैं, तो वो ऑन रिकॉर्ड उसको गवर्नमेंट स्केल पे उसको सैलरी उसका आप 40 या 45 जितना भी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बनता है वो दिखाते हैं ऐसा, हाँ होता है। तो वही था उस दौरान में पढ़ना। आप भी शोषण का शिकार हुए? नहीं, शोषण तो नहीं कह सकते, मैं उसको लर्निंग आउटकम मानता हूँ। देखिए अच्छा, सकारात्मक विचार बहुत हैं, यही एक कारण है कि अभी तक शिक्षक बने हुए हैं। नहीं, एक शोषण तो होता ही है जी, शोषण ये है, जैसे आपने अगर एमएससी कर ली जी, और अगर कोई इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं, वो कहते हैं नहीं जी हम तो 8,000 दे सकते हैं जी, 7,000 दे सकते हैं जी, एक बार 10,000 देंगे, और आप उम्मीद करके जाते हैं कि मेरी सैलरी 30,000 होनी चाहिए, मेरी नॉलेज है वो 40,000 वाले के बराबर है, हाँ, मेरा रिजल्ट बोलता है, हाँ, आपका बच्चा है वो यानी मेरिट में आता है जी, मगर आपको तनख्वाह के नाम पे वो जो वहाँ के इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर होते हैं वो ऐसे करते हैं, तो फील नहीं होता कई बार? नहीं, ये तो दर्द है, दर्द है ये शिक्षक समाज में कोई भी जो टीचर है, मतलब हमारा दर्द ये मान लीजिए ये क्या है कि इनमें माता पिता का भी कहीं ना कहीं रोल रहा है, या मतलब जो शिक्षक है उसका कारण ये है कि शिक्षा जगत में एक फिल्टर नहीं लगा हुआ है। सही जो शिक्षक होता है ना, क्वालिफाइड या जिसको पढ़ाना आना चाहिए, तो उसकी कमी होती है, उसकी जगह अनट्रेंड लड़के या लड़कियां दोनों ही उनको रख लिया जाता है, वो एक खाना पूर्ति करते हैं। समस्या कहाँ है कि वो जब खाना पूर्ति कर रहे हैं, खाना पूर्ति वाला पैसा कम लेगा,
तो ऐसी परिस्थिति में मान लीजिए मैं उस संस्थान में कहता हूँ भी मुझे आप जॉब पे रख लीजिए, तो वो कहेंगे जी आपको रख लेते हैं, लेकिन तनख्वाह आपको इतनी लेनी पड़ेगी। वो कह देंगे जैसे आपने बताया 8,000, तो वो 8 कह देंगे। फिर मैं कहूँगा जी ये तो बहुत कम है, फिर वो सामने से कहेंगे जी आपकी जगह ये मैडम जो है वो 6,000 ले रहे हैं। 6,000 बिल्कुल। तो यानी कंपटीशन भी इसमें कहीं न कहीं मायने रखता है। मायने तो जैसे ये है ना कि यूथ को डायरेक्शन चाहिए। अभी डायरेक्शन सही नहीं होने की वजह से, या कुछ एक लोग ऐसे हैं जिनको अपना परिवार चलाना पड़ रहा है और उनके पास कोई अन्य काम करने का तजर्बा नहीं है, या कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जो अपना घर भी साथ में उनको संभालना है, खुद का खर्चा निकालना है, तो वो लोग जब चले जाते हैं, चलो वो सीखते हैं, सीखना तो कहीं से, शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी, तो वहां पे जाके अनट्रेंड लोग आ जाते हैं, या जिनके पास मतलब स्किल नहीं होती है, वो लोग वहां पे पहुंच जाते हैं। और बुरा बात इसमें, मैं बुरा नहीं कह रहा, किसी को कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, हमने भी तो की है, हम भी तो पहले नहीं थे, तो शुरुआत करने का मतलब वो अपने आप को सीखते नहीं है डेली, वहीं के जैसा वो पहले दिन थे वैसे ही वो आखिरी दिन है। टाइम पास जब करते हैं तो वहाँ वो शिक्षक की छवि को धूमिल करते हैं, वो थोड़ा सा समस्या का कारण है। अच्छा, नहीं दूसरा, अगर आप जैसे टीचर हैं जी किसी इंस्टीट्यूट में, और अगर जैसे गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि अब जो गवर्नमेंट हॉलीडे है उस दिन इंस्टीट्यूट बंद ही रखना है जी, ठीक है, तो उस दिन डायरेक्टर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, वो कहते हैं कि जी बच्चों की छुट्टी है, स्टाफ ने आना है जी, हाँ, उसमें एक दर्द सा नहीं होता? ये मतलब आप ये मान के चलिए, ये सबसे बड़ा मतलब आज की चिंता की बात है। जो भी मेरे शिक्षक साथी हैं, मतलब साथी बोलूंगा जितने भी हैं, तो शिक्षक साथी हैं वो सीधा सीधा रिलेट करेंगे। अब उनको काम नहीं है, उनको आके ऐसा कहा जाएगा कि सिर्फ आप बैठ जाओ। अरे क्यों बैठ जाए भाई, या तो काम करवाओ, आपके पास में काम होना चाहिए। देखिए अगर काम है, स्कूल के पास, संस्था के पास काम है, अगर वो काम आपका वैलिड है तो आप बुला लीजिए ना, काम भी करवा लीजिए, वो लोग करेंगे भी। अब वो आ गए हैं, वो जा भी नहीं सकते, ये समस्या है। अगर काम के साथ बुलाया जाए, वो शोषण है, वो जो आप कह रहे हो ना, वो शोषण है। अरे क्यों भाई, अब ये कई स्कूलों में होता है, मैं देखता हूँ कि छुट्टी वाला दिन जैसे हम होते तो सुबह सुबह टीचर होते हैं ना, वैन तो उस दिन आती नहीं है जी, वो बस स्टैंड पे खड़े होते हैं या किसी मोड़ पे खड़े होते हैं, किसी साधन का वेट कर रहे होते हैं। हाँ, मैं पूछ लेता हूँ कि आज तो छुट्टी है। हाँ, कहने लगे जी आप लोगों की छुट्टी होगी, हाँ, हमारी नहीं है। नहीं, ये फिर एक चीज और है ना कि ये चीज तो जो भी अपने डायरेक्टर लोग हैं, जो भी टीम संस्थान चलाती है, रन करते हैं, उनको तो सीधा सीधा मैं तो यही कहूंगा जी, बिना मतलब का आप किसी को परेशान ना करिए, परेशान ना करिए, बिल्कुल। उसके पीछे यानी अगर वो टीचर है, अगर उसे नहीं बुलाया और एक दिन अगर वो घर रह गया, हाँ जी, और अगर फ्रेश माइंड के साथ आएगा तो वो और अच्छा पढ़ाएगा, और एनर्जी का ये तो हाँ, एनर्जी आएगी उसके अंदर। देखिए हमारे संस्थान में अच्छा रिजल्ट प्राप्त करने का एक जरिया भी यही है। जी बिल्कुल है, ये चीज हमने की है, हमारे संस्थान में ऐसा कभी नहीं हुआ। अभी मैंने एक किसी टीचर का पॉडकास्ट देखा था कुछ दिन पहले जी, तो वो ये कहने लगे कि मेरी ड्यूटी J&K में थी जी, तो मुझे तो वहाँ सैलरी भी मिलती है और लोग घूमने के लिए, शौक पूरे करने के लिए जाते हैं जी। तो उन्होंने कहा कि मैं ये मानता हूँ कि हर टीचर का एक ही इंस्टीट्यूट में नहीं रहना चाहिए, उसे अलग अलग स्टेट में भी जाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट में भी जाना चाहिए। तो उसका अगर माहौल बदलेगा, ठीक है, तो उसके अंदर एक रिफ्रेशमेंट आएगी और वो उस एनर्जी का अच्छा प्रयोग करेगा और सीखने को भी मिलेगा जी। तो बहुत फायदा है कि उसकी जगह भी बदली जाए। तो ऐसे में अगर वो टीचर है, अगर आप उनका कोई और कार्यक्रम भी रख सकते हैं जी, भाई आप उन्हें स्कूल में बुला के उन्हें कहीं ले जाएं, कहीं और जगह दिखा लाए, जैसे बच्चों का टूर जाता है जी, ऐसे अगर टीचर को लेके चले जाए एक वैन से, तो क्या दिक्कत है जी। या कोई सेमिनार टाइप कोई तो काम करें, उन्हें सीधा बैठाने से तो कोई फायदा नहीं है। नहीं, उसका फायदा नहीं है उसका, या तो उस टाइम को यूटिलाइज करो। देखिए आप बुलाइए, मैं कहता हूँ भी अगर आपको वो टीचर ये मैनेजमेंट डायरेक्टर्स के लिए ये बात है सीधा सीधा, अगर आपको लग रहा है अभी वो बंदे घर पे फ्री में बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं, क्योंकि ये मेंटेलिटी थोड़ी सी संकीर्ण है, मैं इस पे चोट करूंगा, सीधी सी बात है। अगर आपको ये लग रहा है कि वो टीचर फ्री की तनख्वाह ले रहा है आपसे, आपने तनख्वाह तो दे दी, घर बैठा वो क्या करेगा, यहाँ आने दो, तो आप आने दो, उनकी आप काम करिए ना, वहाँ उसकी ट्रेनिंग रखवाइए, उससे कुछ काम करिए, उसको सिखाइए, उसको टीचर को अपग्रेड तो कर दीजिए।
आपने बुला दिया, बुलाओ, ट्रेनिंग दो उसको, कोई चीज सिखाओ ना, स्किल करवाओ बच्चे के लिए। क्या क्या सिखाओगे उन टीचर्स को आप? फिर बच्चों को क्या सिखाएंगे? अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, एआई हर जगह घूम रहा है। आपने टीचर्स को किया है क्या? आईसीटी के साथ आपने इंटीग्रेट ही नहीं किया। आपने टीचर्स को ये नहीं कहा भी आप प्रोजेक्टर चलाना सीख लीजिए। अब हर एक ने क्या कर रखा है, सभी ने लिख दिया स्मार्ट क्लासेस। आप किसी भी स्कूल का एडवर्टाइजमेंट उठाइए, लिखा हुआ है स्मार्ट क्लासरूम। स्मार्ट क्लासरूम का मतलब है डिजिटल बोर्ड लगा हुआ, डिजिटली चीजें चलेंगी। और उन्होंने उसका मिसयूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि वहां पे एक प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर पे कोई रिकॉर्डेड वीडियो होगा और वो प्ले करके छोड़ दिया। ये काम स्मार्ट क्लासेस का नहीं है। आप टीचर्स को ट्रेन तो करिए, आप बुला लीजिए। आपको वो घर पे अच्छे नहीं लग रहे हैं, बुलाओ, लेकिन उनमें स्किल या तो उनसे करो या संस्था के लिए कोई काम लो। उनको बिठा के सीधा का सीधा भेज दिया, ये चीज तो अच्छी नहीं है ना। ये तो उनकी मानसिकता को दर्शाता है ना, भी वो एक सोच कैसी रख रहे हैं शिक्षकों की। अच्छा, कई जगह ये होता है कि जैसे गवर्नमेंट छुट्टी होती है उस दिन बच्चों को बुलाते हैं। हाँ। और जैसे अभी पीछे एक हादसा हुआ था पिछले साल जी, इधर कनीना के पास जी, कि वो वैन थी, उसमें कई बच्चे थे, वो जी, काफी दुखद हादसा था जी। तो ऐसे में कई ये होते हैं कि रिजल्ट को आगे भाई अपना अच्छा आएगा, ये आएगा, उसको देखते हुए बच्चों को बुलाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। तो ऐसे में कुछ फर्क पड़ता है क्या? इसका क्या फर्क है, ये क्यों होता है ऐसा? देखिए, पहली बात तो ये छुट्टी बच्चों का हक है। बच्चों को, क्योंकि जो ये एज है बच्चों की, हमारे पास मैक्सिमम 16-17 साल के बच्चे होते हैं, मैक्सिमम 12th क्लास तक चलते चलते। तो उससे पहले आप छोटे बच्चे देखिए, 4 साल का है, 6 का है, 8 का है, 10 साल का वो बच्चा है, उसको 10 साल धरती पे आए हुए नहीं है। आप उसको डाल रहे हो, उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, भाई तेरा पेपर है, तेरा यूटी आ गया, और तेरा ये टेस्ट है, तेरा मैथ वीक है, तेरा इंग्लिश वीक है, तेरा ये ट्यूशन करवाएंगे, तेरा वो ट्यूशन करवाएंगे। छुट्टी वाले दिन स्कूल वाले बुला रहे हैं, ठीक है, वहां पे वो बच्चे आ रहे हैं। अरे भाई, ये एक बात बताओ, वो 8 घंटे अगर बच्चा रेस्ट कर लेगा तो उसके मन के अंदर की जो पीड़ाएं हैं, हाँ, जो दर्द है, देखिए बच्चे को, आप स्कूल में आ रहा है, बच्चे का भाव समझिए। हाँ, बच्चा भी तो रिलैक्स होता है छुट्टी वाले दिन। नहीं, बच्चे का भाव समझिए। मैं आपको एक पूरी साइकिल समझाता हूँ। बच्चे को आप सुबह उठाओ, पहली बात तो बच्चे का उठने का मन नहीं कर रहा, आपने जबरदस्ती की, शुरुआत आपने जबरदस्ती से कर दी। फिर बच्चा तैयार हो गया, उसको नहाने के लिए कह रहे हो आप, फिर बच्चा फिर परेशान हो गया। अब आपने उसको आगे लेके चल रहे हो, उसको नहाने के लिए कह दिया, फिर आप बच्चे का खाने का मन नहीं, आप कह रहे हो खा, बिल्कुल खा। हाँ। ठीक है, आपने बच्चे को वहां पे तक तीन बार आप प्रेशर कर चुके हो। चौथे में वेन में बच्चा बैठ गया है। अब बच्चे का वेन में, चलो वो जाके स्कूल में पहुंच रहा है, फिर बच्चे को जाके वो प्रेयर कर रहा है, प्रभु का नाम ले रहा है। आपने 3 बार बच्चे को कोस चुके हो और फिर आप कह रहे हो भाई भगवान का नाम ले ले। हाँ, तो ये चीज आप समझिए भाई, 3 बार हम बच्चे को कोस चुके हैं और फिर आप कह रहे हो भगवान को, तो वो भगवान का नाम शायद ना ले और आपको कुछ और ही कहे। हाँ, बता दे रहा हूँ। हाँ, वो जो भी वो मैंने एक बात सुनी थी जी, कि बच्चे होते ना, उन्हें स्कूल भेजा जाता है। हाँ जी। तो कुछ तो होते पढ़ने में, भाई आज मुझे ये जाके ये चैप्टर क्लियर करना है, ये पढ़ना है, ये सीखना है, पीछे वाला रिवीजन भी करना है, ये चीजें होती है। पर कई बच्चे होते हैं कि साले ये घर पे तो रखेंगे नहीं, हाँ, ये तेरे को निकाल रहे हैं, हाँ, उनके हवाले करेंगे, तूने 6 घंटे वहां काटने हैं, हाँ, और फिर आना है। हाँ, ठीक है, कुछ ये होते हैं, हाँ, किस माई के लाल में मैं तुझे मुझे पढ़ा देगा। ये 3 क्वालिटी आजकल बच्चों की। जी बिल्कुल। अब जो बच्चों की कैटेगरी वाइज आ गया, देखिए इसमें भी सारे बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। हाँ, सारे तो नहीं होते। सारों के साथ में जो ट्रेंड चल रहा है, अब बच्चों का, उनका आप जैसे वर्गीकरण आपने किया, क्लासीफाई आपने किया, बच्चों की कैटेगरीज आपने बता दी, तो बच्चे 2-3 कैटेगरी में आके, एक तो खुद हैं जो पढ़ने वाले हैं, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सुबह खुद उठेगा, खुद रिवीजन करेगा बच्चा, उसको आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वो बच्चा खुद उठ लेगा, खुद नहा लेगा, उसको टेंशन होगी, वेन आएगी, खुद तैयार होगा, खाना भी खा लेगा और चला भी जाएगा, भगवान का नाम भी ले लेगा, भी भगवान को थैंक यू भी कह देगा, भी पढ़ ले। एक तो पहली कैटेगरी हो गई ये। अब दूसरी कैटेगरी जो मैं आपको बता रहा था, भी बच्चे को जबरदस्ती उठाया है, उसको नहलाया है और उसको खाना भी जबरदस्ती आपने खिलाया है कि बच्चे ने नहीं खाया है, कि जो भी परिस्थितियां रही है, फिर ऊपर से आते ही हमारा पहला स्टेप हो गया, अभी बच्चे का प्रेयर है तो भगवान का नाम ले। वो भगवान का नाम नहीं ले रहा है, आप उसको चीज देखिए। अब वो बच्चा ये सोच रहा है
जैसा कि आपने कहा भी, उस बच्चे का माइंड सेट ये हो गया है भी, किस माई के लाल में दम है जो मेरे को पढ़ाएगा, दम है तो पढ़ा के दिखा। अब शिक्षक तो फंस गया ना बेचारा। अब मेरे सामने ये बच्चा आ गया, मैं उसके साथ में मतलब गुस्सा नहीं कर सकता, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। अब ये पुराना ट्रेंड तो रहा नहीं है भाई जी बच्चे के लिए पूरी छूट है। हमारे सामने दुख दर्द और देखिए भी, सबसे बड़ी हमारी समस्या क्या है, पेरेंट्स आएगा, माता पिता आएंगे जी, इसको कैसे ना कैसे करके पढ़ाओ, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए और पूरी छूट है। इसका मतलब ये है कि हम बच्चे के साथ में पूरा, बच्चा हमें जैसा मिला है उसके आप पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको वो एक टॉर्चर के लिए प्रोत्साहित करके जाते हैं। हाँ, कि आप टॉर्चर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन और हमें रिजल्ट चाहिए। उन्हें रिजल्ट चाहिए। हाँ। अभी रिजल्ट चाहिए और वो बच्चे को छोड़ गए हमारे पास में, अब हम बंधे हुए हैं। अब बच्चे को उस सिचुएशन में पहली बात तो टॉर्चर करना ही नहीं चाहिए, बच्चा पहले ही टॉर्चर सहन कर चुका है, उसका मन नहीं है, मनोदशा है ही नहीं, वो शिक्षा के लिए या तो फिर बना नहीं है या फिर शिक्षा उसके लिए नहीं बनी है। उसके लिए नहीं। हाँ। वो एक हमारे ना टीचर है, वो कहते थे, सज्जन सर है। हाँ जी। वो कहते थे, एक दो थे, उनको बताया कि आप भाई ये कर लो, उनको याद नहीं हुआ। हाँ। तो किसी दूसरे टीचर ने आके उनको बुक दे दी जी, पेपर चल रहे थे। हाँ। तो उन्होंने क्या किया कि वो जैसे अब क्वेश्चन था वो पढ़ लिया जी, और उसके नीचे आंसर में ये लिखा हुआ था कि देखिए अभ्यास का प्रश्न नंबर 5, और ऐसे एरो लगाया हुआ, एरो लगा हुआ था। ठीक है। हाँ। ठीक है। उस बच्चे ने क्या किया, पेपर में वो सेम का सेम बना दिया। देखिए अभ्यास का प्रश्न नंबर 5। अब सज्जन सर ने पेपर चेक किया, चेक करके उसको बुलाया। हाँ। और कहने लगे तेरे सर पे अगर सरस्वती आके बैठ जाए ना तो भी तू पास नहीं होगा जी। तो ऐसे बच्चे भी आते हैं। हाँ, आपके पास भी आए होंगे कोई बच्चे जी। देखिए हमारा वास्ता सबसे पड़ेगा, एक जो असली शिक्षक तो वही है ना जी। शिक्षक का मतलब क्या है, जो बच्चों में बदलाव लाए, और बदलाव लाने के लिए जो बच्चा पहले से ही पढ़ रहा है उसमें कौन क्या बदलाव लाएगा। ठीक है, वो पहले ही पढ़ने के लिए उत्साहित है, उसको थोड़ा सा एनर्जी देना है, थोड़ा सा बताना है, उसका एफर्ट कम कर सकते हैं। पढ़ाना तो शिक्षक तो वही होगा ना। जिसको बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा उसको पढ़ाओ कैसे ना कैसे करके, वो डायरेक्शन में लेके जाना वो वहां पे जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ कि एक किस्सा ऐसे था, मैंने बच्चे को, एक बच्चा था 10th क्लास के आसपास की बात थी भाई, 9 क्लास तक वो पढ़ के आया है, 9th क्लास तक उसने पढ़ाई की और अच्छे नामी स्कूल से पढ़ाई की, फतेहाबाद की किस्सा बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन उसको फिर वहां तक लिखना नहीं आ रहा, हिंदी नहीं लिखना आ रहा, मैथ और साइंस तो भूल जाइए, और इंग्लिश में मैंने फिर एक चीज कही भी, पहले दिन जब बच्चा आया तो वो इंग्लिश स्पोकन के दम पे सिर्फ इंग्लिश में ही बात कर रहा, मेरे को लगा भी ये बच्चा काफी अच्छा है। हाँ, इंटेलिजेंट है, मैं इम्प्रेस हो गया। क्या ये बच्चा कोई दिक्कत नहीं, मैं कहा इतना बोलता है तो मैं पढ़ा दूंगा। नहीं, मेरे को ठीक लगा। अभी मैं बच्चों को कभी भी उनके स्कोर कार्ड पे या उनके देख के वो नहीं जज करता हूँ भी बच्चे में कैसा टैलेंट है। तो मैंने वो सारा कर लिया, बच्चे को देख लिया और उसको क्लास में बिठा दिया। शाम तक टीचर्स मेरे पास रिपोर्ट लेके आ रहे हैं, सर इसको तो हिंदी लिखना नहीं आ रहा। मैथ वाले आ रहे हैं, सर इसको प्लस माइनस करना नहीं आता। और मतलब हर तरह से एसएसटी वाले भी वो ये कह रहे हैं जी, अब ये मतलब वहां पे सिचुएशन में ये करके छोड़ दिया बच्चा, ना उसको हिंदी आ रही है ना इंग्लिश आ रही है। अब बच्चे को वो एसएसटी का सब्जेक्ट होता है तो उसमें बच्चों के पास चॉइस है भी, हिंदी मीडियम ले, वो तो चलो सब सब्जेक्ट में, एसएसटी में बच्चे ज्यादातर चॉइस लेते हैं हिंदी मीडियम, इंग्लिश ले लिया। हाँ, तो वो मैडम को कहा, मैंने कहा मैडम इसको इंग्लिश में डाल के देखो। चलो कोई नहीं, इंग्लिश मीडियम में बच्चा क्या बात है, आपने भी रिस्क ले लिया। हाँ भाई, उसको देखो भी कैसे करेगा, क्या पता भी लैंग्वेज बैरियर आ रहा है तो उसको हटा दें हम। लेकिन वो टच से मस नहीं हुए हालात। तो फिर मैंने पेरेंट्स से एक बात कही, मैंने उनको जल्दी बुला लिया वापस। मैंने कहा जी आइए, सबसे पहले तो मेरे जो मूल्यांकन है उसमें कमी हो रही है मेरे से, परख नहीं पाया हूँ, और इसका थोड़ा सा मेहनत की जरूरत पड़ेगी। फिर पेरेंट्स के पास एक ही जवाब होता है,
आपके हवाले कर दिया जी बच्चा, आपका बच्चा है जी, आप कैसे करेंगे? मान लीजिए चलो हमें जिम्मेवारी दे दी है, कितनी बड़ी जिम्मेवारी दे दी। हाँ, तो उसमें हम लगे फिर एक अनमेरिड पर्सन को यह कह दिया कि ये बच्चा आपका है। हाँ। देखो शिक्षक के तौर पे उन्होंने कहा है, तो शिक्षक के पास में जो बच्चा, हाँ ये अपने पूछे तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जब बच्चा हमारे कैंपस में आ गया या शिक्षक के दृष्टि में जहाँ पे भी बच्चा आ गया है तो वो हमारे ही बच्चे हैं सारे। वहाँ पे हम ही माता हैं, हम ही पिता हैं, हम ही ताऊ है, हम ही ताई है, हम ही दादा है, हम ही दादी है। तो मैं माता, तो मैं हाँ जी बिल्कुल। तो उस समय आ गए हैं वो हमारे सामने सिचुएशन, बच्चे को हम देख रहे हैं अभी अपने सामने आ गया है, फिर उस पर काम किया और चलते चलते करीबन ज़्यादा नंबर तो नहीं, मार्क्स नहीं ले पाया, अंक नहीं अर्जित कर पाया बच्चा, कोई 75% के आसपास बच्चे ने किया, काफ़ी अच्छा था, इम्प्रेस थे। और माता पिता ने लास्ट में थैंक यू बोल दिया, वो भी बहुत बड़ी बात थी। कई बार क्या होता है कि क्रेडिट नहीं मिलता है हमें जो। हाँ, ये एक सिचुएशन होती है कि बच्चे जब पढ़ने आते हैं जी तो माँ बाप अपेक्षा बहुत करते हैं, हाँ, कि हमारे वाला तो सिर्फ टॉप ही आना चाहिए जी, और हर बच्चे के माँ बाप चाहते हैं जी। आजकल ये ना एक कंपटीशन बहुत चला हुआ है, ये सबसे बड़ा समस्या। ऐसे में आप एक तो बच्चे के माँ बाप को कैसे संतुष्ट करते हैं, दूसरा कई बार क्या होता है कि ऐसे में जैसे इंस्टीट्यूट का फीस वगैरह है उसके लिए भी वो मना कर देते हैं कि जी हमारे वाले के तो कम आया नंबर, हम क्यों दें, ये वो ऐसी चीजें तो होती होगी। जी देखिए, अब जो पेरेंट्स हैं हर एक, देखिए कोई भी, हर एक, अगर मान लो आपने एक बाग लगाया है तो आप चाहेंगे वो सबसे सुंदर बाग दुनिया में आपका। बिल्कुल। इसी तरह से माता पिता के लिए, तो माता पिता ये चाहेंगे, हर एक चाहे कोई भी है वो ये चाहेगा कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा। देखिए, और वो अगर आप किसी भी माता पिता को ये कहेंगे ना जी नहीं थोड़ा सा बच्चा ढीला है, आपका बच्चा 95% तक नंबर ला सकता है, 95 तक लाएगा, तो पेरेंट्स ये स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं नहीं जी इसको 99 तक लेके जाओ। पहली बात तो ये दौड़ गलत है, इस दौड़ में पहली बात तो बच्चे को दौड़ाओ मत, ये दौड़ गलत दौड़ाई जा रही है, इसमें फिर गधे होंगे घोड़े नहीं होंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। अगर देखो जी ये दौड़ जो है ये रखनी चाहिए हमें, बच्चों से बच्चों तक रख ले तो काफी बेहतर रहेगा। बच्चा ना रख के उसको एक कंपटीशन का मटेरियल बना दिया है, एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च बिल्कुल बिल्कुल भाई सबसे ऊपर टॉप लिस्ट में हमारा बच्चा। देखिए जीवन में कामयाबी के लिए अगर आपने कामयाबी देखनी है तो उससे बच्चों का स्कोर नहीं होगा, स्कोर उसको कुछ नहीं कर पाएगा। मान लीजिए मेरे 10th क्लास में, जैसे मैं आपको मेरा किस्सा बताता हूँ, मेरे 10th क्लास में क्योंकि मेरा मीडियम चेंज हुआ था जैसे मैंने बताया था, तो मेरे 65% नंबर थे, मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने वो 12th तक जाते जाते रिकवर कर लिया वो सारी चीज़ें, मेरा मीडियम था वो, अचानक से 1 साल में सारी चीज़ें सीखी और फिर वो 12th क्लास में जाते हुए मैं 85% तक पहुँच गया, ठीक है। तो 10th में 65 हैं और +2 में 85 हैं, तो 20% का गैप सीधा सीधा किया है ना, कोई भी कर सकता है, मैंने किया है तो कोई भी कर सकता है। तो ये चीज पेरेंट्स को समझनी पड़ेगी, आज नहीं कल कर लेगा। अगर मान लो वो 12th तक मेरा नहीं होता तो आगे BSc में कर लो, MSc में कर लो, और वो भी छोड़ दो, जब नौकरी का जॉब आएगा, कंपटीशन का एग्जाम आएगा, वहां पे कर देगा बच्चा। 55% का क्राइटेरिया है, अगर आपका बच्चा 55% से ऊपर ले रहा है ना, आपका बच्चा हर एक गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल है ना, चलो 60 कर लो आप अपनी, एलिजिबल तो 40 वाला भी है, हाँ वो अलग अलग उसमें कैटेगरी वाइज के लिए है। तो अब वो जब बच्चों के लिए चल रहा है तो अब 55% वाला अगर जा रहा है, 60 वाला जा रहा है, तो फिर ये भागदौड़ क्यों बच्चे को प्रेशर कुकर में डाल रहे हो बार बार में? बच्चे का माइंड है, कोई हमने आलू थोड़ी बॉईल करना है जी, बच्चे का माइंड डेवलप करना है, तो उसके लिए हमें समय दो, बच्चे की डायरेक्शन देखने दो, उसका इंटरेस्ट जानने दो हमें, भाई बच्चा किस फील्ड में जा सकता है, कहाँ इसकी रुचि है, कहाँ इसकी नहीं है रुचि, ठीक है। अब पेरेंट्स कहेंगे जी इसका मैथ्स कमजोर है, तो ये होगा, कई बच्चों का आर्ट सेगमेंट में फ्लो बनता है। मैं आपको एक चीजें बताता हूँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ बच्चों से रिलेटेड। तो जिसका हैंडराइटिंग साफ होगा वो थोड़ा सा मेंटली स्लो होएगा, इतना स्लो नहीं होगा, मतलब कहने का मतलब है जो बच्चा खराब सा लिखता है, राइटिंग खराब को लेकर बच्चों का, जिसकी राइटिंग थोड़ी खराब है उसका दिमाग तेज चलेगा,
उसका कारण क्या होता है कि उसका दिमाग जितना जल्दी उसको बता रहा है, उसके हाथ उतना जल्दी लिखे नहीं पा रहे हैं। ये कोऑर्डिनेशन की बात है, ये कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। तो वे डॉक्टर का लिखा किसी को समझ नहीं आता। जी बिल्कुल, बच्चे का नहीं आ रहा है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चा तरक्की कर रहा है। हाँ, तरक्की कर रहा है, उसका मतलब ये है कि बच्चे का जितना जल्दी मन लिख रहा है, हाथ नहीं लिख पा रहा है। हाँ। बच्चे का या तो उसमें, हर एक के साथ ऐसा नहीं है भी इसका मतलब पेरेंट्स कहीं ये सोच के बैठ जाए हमारे वाली राइटिंग खराब है तो हमने कहीं सुना है जी वो तो इंटेलिजेंट है। कई बार क्या होता है कि एक ये चीज भी है कि आप एग्जाम देने जाओ तो कि कुछ भी खाली मत छोड़ना सीट में, भर के आना, हर जगह यही मिलता है कि आप सीट तो खाली छोड़ो ही ना, अगर आपने भर दिया तो आपके नंबर आ ही जाएंगे। ये चीज भी मायने रखती है। लोगों को मैंने काफी सुना, ये हमारे साथ भी ये हुआ, टीचर हमारे को कहते थे जी कि बस सीट खाली मत छोड़ के आना, चाहे कुछ भी लिखाना, और मैंने ये किया भी है जी। मैं अपनी बता दूं, आपके सकारात्मक परिणाम आए, अच्छे परिणाम आए होंगे आपको। हाँ, परिणाम मेरे अच्छे रहे जी। कि जैसे मैंने, अगर मैं बात करूं, शुरुआत में मेरे अच्छे नंबर आते थे जी। अब आपने कहा था कि आप 65 से 85 तक पहुंचे हो। हाँ जी, ठीक है, मेरे 85 थे। और आप 65 तक है क्या? नहीं, फिर 65 और फिर 45 आए। अच्छा, मतलब आपने वो ग्राफ आपका नीचे चलता गया। हाँ, अच्छा। पर ये चीज है कि मुझे ये महसूस हो गया था कि यार जो ये नंबर है ना जी, ये नंबर का एक गेम है जी, इससे कुछ नहीं होने वाला जी। जिस दिन अपना लक उडारी मारेगा जी, मैंने किस्मत पे छोड़ दिया जी कि मेरी किस्मत है वो इतनी खराब नहीं है। ठीक है, मालिक ने मुझे भारत में जन्म दिया है और ऐसे परिवार में जन्म दिया है जी। ठीक है, और जो मेरे आसपास का माहौल है हाँ, उससे मुझे पॉजिटिवता नजर आ रही थी जी। तो पॉजिटिविटी है ना, वो मुझे कहीं ना कहीं आगे लेके आई। और मैं आज मैं जितने भी मेरे मित्र प्यारे हैं जी, उनमें सबसे खुश दिल मानता हूँ कि मैं अपनी एक पहचान भी बनाई है मैंने जी, कामयाबी पाई, और मैं जॉब भी करता हूँ जी, मैं ये काम भी कर लेता हूँ, मैं कल्चर की बात भी करता हूँ जी, मैं समाज की बात भी करता हूँ, मैं परिवार की बात भी करता हूँ। तो मैं हर चीज में जी जी आज मैंने अपना एक अलग पहचान बना रहा हूँ और आगे इसी कोशिश में जारी है मेरी जी। तो ऐसे में आज मैं एक टीचर के साथ बैठ के सवाल जवाब कर रहा हूँ हाँ, तो ये चीज ये है कि हाँ 45 लाने वाला जी, ठीक है, आज एक टॉप टीचर है जी, उनसे भी बात कर लेता है जी। ये जो चीजें होती है मैं आपको बता रहा हूँ कि जो स्कोर की बात होती है, स्कोर कार्ड बच्चे का जो है, अब बच्चे का स्कोर कार्ड ना देखने का मतलब इसका लोग मीनिंग जो है ना वो गलत नहीं निकलना चाहिए। जैसे कई बार बच्चों के मन में एक मीम है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। एक सबसे ज़्यादा जल्दी ये, जैसे ये भी रिजल्ट का टाइम आएगा तो वहाँ पे एक वीडियो वायरल होने लग जाती है उस टाइम आते ही वापस, भाई एक कागज़ का टुकड़ा तुम्हारा भविष्य डिसाइड नहीं कर सकता। हालांकि ये बहुत पॉजिटिव बात है और पॉजिटिव तरीके से कही गई, लेकिन ये कहीं ना कहीं बच्चों के लिए ये भी दिखाता है भाई तुम किस स्टैंड पे रखते हो। काफी भारी भरकम शब्द है, अभी तुम्हारी औकात कितना है, तुम कितना करके दिखा सकते हो। ये चीज समझनी पड़ेगी। अब बच्चा इस चीज को समझता नहीं है, बच्चा ये कहता है ये कागज का टुकड़ा है। देखिए वो एक परीक्षा है बच्चे के लिए, उस परीक्षा में पहली परीक्षा में ही बच्चा फेल हो गया, उससे भाग रहा है। आप उसको बच्चा अगर कह रहा है ये कागज का टुकड़ा है, कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। हाँ, अब एक बात बताइए, भी बच्चा ये कह रहा है ये एक सिर्फ कागज का, वो सफल लोगों की रेस में शामिल नहीं होगा। हाँ भाई, नंबर कम ज्यादा का नहीं कह रहा मैं, ये नहीं कह रहा भाई, उसका एक पोटेंशियल था। देखिए हर एक आदमी, जैसे हम आज बात कर रहे हैं, आप मेरे बारे में जान रहे हैं, मैं आपके बारे में जान रहा हूँ, तो आज से पहले हम जब नहीं मिले थे तो अब आप मेरे बारे में 2 बातें कम जानते थे, आज के बाद आप 2 बातें फालतू जानेंगे आपके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही बात नॉलेज के साथ है। तो बच्चा जो स्कोर कार्ड लेके आएगा वो अलग बात है, लेकिन पहले उसके साथ नॉलेज कितना था। आपने बच्चे के अंदर एक नेगेटिव एटीट्यूड भर दिया, भाई ये कागज का टुकड़ा है। अरे कंपटीशन में उतरो भाई, सामना करो ना, टकराओ ना, कायर क्यों बना रहे हो बच्चों को? कायरता से भर दिया है बच्चों को।
अगर मान लो बच्चा नहीं कर पा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा अभी उसको इतना प्रेशराइज भी ना करो, मैंने ये कहा भी इस चीज में थोड़ा क्लियर चाहता हूं मैं ये, क्योंकि बाद में बड़ी चीजें विवादित हो जाए। सुसाइड की ओर जा रहे हैं बहुत जगह, ये हाँ, भी हो रहा मैं है। इसी चीज पे आ रहा था, पहले ही आ रहा हूँ मैं। भाई मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मैंने आप देखेंगे तो मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चे को कंपटीशन से बाहर मत करो। चलो फेल हो गया कोई बात नहीं, उसको उसकी गलती एडमिट करने दो और उसको कुछ बुरा भला मत कहो, स्कोर कम आ रहा है कोई दिक्कत है नहीं है। लेकिन अगर बच्चे का रवैया ये है भाई ना जी ये तो सिर्फ कागज का टुकड़ा है, ये कहाँ काम आएगा, तो पहली बात तो ये भाई ये इंडिया है, यहाँ पे आधार कार्ड नहीं बनेगा 10th की डीएमसी के बगैर। कल को डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवानी पड़गी ना, चक्कर काटेगा ना, तो सबसे पहले वैलिड डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ 10th का डीएमसी मार्कशीट माना जाता है। डीएल बनवाएगा, डीएल नहीं बनवाएगा भाई तो भाई किससे लेके घूमेगा, गाड़ी चलाएगा, कुछ तो करेगा। मान लो कल को पायलट बनना है, चलो वो जहाज उड़ा दे, क्या पता, मुझे नहीं पता बच्चे का, कल को वो अपना प्राइवेट जेट लेके उड़े, लेकिन उसको कुछ तो चाहिएगा। हाँ, कागज दिखाना होगा, कागज दिखाना होगा, तो वो खाना एनआरसी वाला मुद्दा भी आ रहा है जी, अगर यहाँ रहना होगा तो कागज दिखाना होगा। देखिए वो अच्छा मुकेश जी, अब अपने इन बच्चों से निकल के आपकी पर्सनल लाइफ की ओर चलते हैं जी थोड़ा सा। ठीक है, इंस्टीट्यूट की आपकी जर्नी हो गई जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपकी शादी हो गई? जी नहीं, मैं अभी शादी नहीं हुई, अनमेरिड हूँ जी, मैं अनमेरिड हूँ जी। अच्छा, तो क्या विचार है शादी का? शादी का ये देखिए, ये विचार जो है इसमें मेरा सारा जो फैसला है मेरे माता पिता के हाथ में, और वो ही करेंगे। और ये जो फैसले होते हैं मेरे को ये लगता है भी ये थोड़ा कठिन फैसला होता है, तो ये माता पिता के ऊपर है, और माता पिता जैसा चुनेंगे वो मेरे को पसंद होगा। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था, मतलब मेरे मम्मी पापा से बेस्ट डिसीजन मेरे बारे में कोई नहीं ले सकता, तो ये तो लाइफ का बहुत बड़ा फैसला है, तो ये तो ले ही कैसे सकते हैं। अच्छा, तो वो ही नहीं, एक चीज और होती है जी कि कई बार क्या होता है कि बच्चे की खुशी में माँ बाप की खुशी होती है जी। तो अगर आप किसी लड़की को पसंद कर ले और अगर आप माँ बाप से कहें तो? जी देखिए, ऐसा सवाल मेरे जहन में ऐसा कभी आया ही नहीं, और मैंने जो शिक्षा के लिए काम करता हूँ, मैं बताता हूँ कि एक जो शिक्षक है सबसे पहले वो उसके माइंड से जो सबसे पहले शिक्षक जो होता है ना, उसका चरित्र बड़ा पवित्र होना चाहिए जी। अगर चरित्र पे थोड़ा सा भी दाग है तो वो शिक्षक नहीं होना चाहिए। हाँ, होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। और ऐसी जब परिस्थितियां आती है तो जो हमारे कुलीग काम करते हैं, या जो आपका सवाल है, तो उनको साथ में जस्ट अपना साथी मान के चलते हैं, और वो साथी जब हमारे साथ काम करते हैं, एक टीचर की निजी जिंदगी भी तो होती है, उसके भी तो कुछ जीने के तौर तरीके होते हैं। दुनियादारी का एक प्राणी है, वो पर्सन है, इंसान है, उसकी भी ख्वाहिशें होती है, उसको भी तो जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए, तो उसकी पसंद हो सकती है जी। हो सकता है उसके साथ काम करने वाली कोई टीचर है वो उसे पसंद आ जाए, और वो टीचर है कोई और दूसरी टीचर है, उसको अगर लड़का पसंद आ जाए और वो उसे ऑफर कर दे कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, परिवार बात कर सकते हैं। देखिए, इसमें मेरा ऐसा एक सीधा सा स्टैंड ये है कि मेरा जो है महिलाओं के साथ इंटरेक्शन बहुत कम रहता है, कम रहा है। हाँ बिल्कुल, ये बात मैं सबसे पहले तो ये है कि मेरा जो कार्य करता है, जितने भी मेरे साथी मेरे साथ काम करते हैं, उनसे जितना 1 to 1 मतलब ये है कि मीटिंग अगर है तो जितनी 3 बातें हैं वो मैं पहले डायरी में लिख ली है मैंने, और जैसे ही वो आएंगे उनको वो 3 बातें बताई और मैं वहां से खड़ा होके चल देता हूँ। और जितने वो साथी काम कर रहे हैं मेरे को उसी से ही मतलब है, जो रिजल्ट आना चाहिए अपना तो वो आना चाहिए। कभी इस जीवन का ये फैसला मैंने ऐसे जिंदगी में कई कपल्स देखे हैं जी, जो एक इंस्टीट्यूट में काम करते थे जी, उनकी शादी हुई और उनका दाम्पत्य जीवन है जी, वो बहुत अच्छा रहा है जी, वो एक सच्ची मोहब्बत की विशाल भी बने हैं जी। तो ऐसी चीज भी मैंने देखी है, तो ये कोई बुराई भी तो नहीं है जी। सर, मोहब्बत तो हमें भी है। अच्छा। लेकिन अपने काम से है, काम से हाँ। क्या बात है। देखिए, मोहब्बत जो है वो बड़ा पवित्र शब्द है, उसको आज के भौतिक जगत से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जो मोहब्बत है वो इंसानी नहीं होनी है। मोहब्बत शब्द बहुत बड़ा है जी,
जिनकी अपने लक्ष्य से मोहब्बत हो गई है, वो दुनिया से पार चले गए हाँ, हैं, टारगेट जिसको मिल गया है, तो वो अपने समाज से क्या करते हैं, निकल कर अलग करते हैं। और आप ये चीज मान के चलिए भी, अगर इस तरह के डिस्ट्रैक्शन है, अगर मान लो खुद टीचर ही डिस्ट्रैक्टेड होगा, तो वो उसके पास में जो युवा है, युवा बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको दिशा निर्देश, हाँ, वो माहौल तो खराब हो जाता है जी। अगर हमने वो चीजें हैं भी, उनको फिर ये लगता है भी ये चीजें कॉमन हो गई है। नहीं, मेरा सिर्फ सवाल पूछने का मतलब यही था कि अगर ऐसा होता है तो ये जरूरी नहीं कि आप इंस्टीट्यूट में वो चीजें शो करें जी। आपके अंदर अगर कोई बात आती है तो आप अपने माँ बाप से शेयर कर सकते हैं जी। उन्हें बता सकते हैं जी कि जी अब अगर आप शादी के लिए लड़की देख रहे हैं तो ये मैडम है, दोनों का प्रोफेशन एक है, लाइफ अच्छी चलेगी एक संस्थान में, ये चीज भी है, तो वो चीजें जो इसे पॉजिटिव वे में भी तो हम ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। और वो जो पॉजिटिविटी है वो ही माँ बाप ने पहले दिन से डाली है। ठीक है, जो संस्कारों की बात आती है, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं आपको बिल्कुल चीजें, कि जो माता पिता है उन्होंने पहले दिन कहा है, जैसे मान लो स्कूलों में हम जाते रहे हैं तो उन्होंने कहा है अभी ये बहन होता है, ये बेटी होती है, ये प्यारे होते हैं, इनसे रहना है, इनसे बच के रहना है, ये नशे वाले लोग हैं, इससे ऐसे जीवन बर्बाद होता है, ये नरक की तरफ रास्ता जाता है, ये स्वर्ग की तरफ रास्ता जाता है। तो जब हम स्वर्ग की तरफ चल रहे हैं ना जी, हाँ, ये सारी चीजें बताई जाती है जी। जैसे कि ये खांसी की दवाई है, जुकाम की है, ये खेत में डालने वाली स्प्रे है, ये अलग अलग चीजें बताई जाती है। बिल्कुल। तो बच्चे को वैसे ये रिश्तों के बारे में सचेत किया जाता है। बिल्कुल किया जाना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो ये चीजें हमें समझ के चलनी पड़ेगी। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो आपकी जो दिनचर्या है जी, वो कैसी रहती है? दिनचर्या काफी रोचक है। अच्छा। और उठने के साथ ही लगभग शुरू हो जाती है। अच्छा जी। और जैसे मतलब जितना भी काम किया है, जैसे शाम को रात्रि अध्ययन कार्य करके, मान लो एक चीजें हैं, पॉजिटिव हैबिट है भी, अगर आप कोई बुक पढ़ के सोते हैं तो हो सकता है कई बार इंटरेस्टिंग होता तो लेट तक भी सोते हैं, तो या अपने आगे आने वाले प्रोजेक्ट के लिए कोई चीज पढ़ रहे हैं हम या उस पर काम कर रहे हैं, सुबह उठते हैं तो सुबह से ही पेरेंट्स से इंटरेक्शन शुरू हो जाती है। पेरेंट्स वही सुबह से, जी बच्चा भी ये उठ नहीं रहा है, ये आलू की सब्जी नहीं खा रहा है, या ये जी सॉस के साथ इसके साथ खा रहा है, ये चीज अच्छी नहीं है, ये दही नहीं खाता, ये लस्सी नहीं खाता। ये मतलब आपके साथ ये चीज होती है जी? अच्छा। पेरेंट्स कॉल करते हैं और पेरेंट्स हमें एज ए हथियार यूज करते हैं। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा भैया, आपके टीचर को फोन कर दिया है, अब ये खा लो भैया, नहीं तो वो जाके देखे। आपके साथ में आपकी पूछ रहा हूँ, बच्चे की नहीं पूछ रहा। अच्छा, मेरे साथ में आप कह रहे हैं, तो ऐसा चीजें मैं तो जैसे खाने में मतलब सिलेक्टेड हूँ जी, मैं तो खुद बच्चों के जैसा हूँ, लेकिन जब पेरेंट्स कहते हैं तो उनको सहयोग कर देते हैं। हाँ, मतलब चीजें हैं, कुछ एक लिमिटेड चीजें हैं, देसी खाना खाना होता है जी हमने, आज भी गांव में रह रहे हैं। तो सुबह कोई मॉर्निंग वॉक वगैरह कहीं? हाँ, उसके साथ ही उठते। रूटीन में क्या है? हाँ, रूटीन का ये है जी, सुबह उठने के बाद में थोड़ा सा टहल करनी, उसमें ज्यादा नहीं है उसमें। और उसके बाद में जो चीजें हैं, हाँ कभी कभी जैसे ये चीजें चलती हैं, उसके बाद में 3 या 4 दिनों और 3 या 4 महीनों के बाद में एक जैसे शेड्यूल आएगा, तो उसमें फिर जैसे मेडिटेशन की प्रक्रिया है, तो डायनामिक मेडिटेशन जो है वो फेवरेट है। मैं और मेरे भाई जो मेरे साथ ही काम करते हैं, बड़े भैया हैं मेरे, सनी सर हैं, तो वो जो करते हैं, हमारा फेवरेट हॉबी होता है, फिर हम डायनामिक मेडिटेशन करते हैं। जैसे हमारा मॉर्निंग हैबिट में आप डाल लेंगे तो वो फिर डायनामिक मेडिटेशन में जाएंगे, क्योंकि इतना जो प्रेशर हैंडल करना है तो मेडिटेशन जरूरी है। हाँ, जो दिमाग को खुराक मिलेगी ना, वो फिर मेडिटेशन से मिलेगी। उसके बाद यही जी, स्कूल में आ गए हैं, उसके बाद 7 बजे तक बच्चों के बीच में मतलब रहते ही हैं, और जैसे बच्चों के बीच में रहे, और फिर शाम को। आपके पास जो बच्चे आते हैं जी, मान लो आप हेड चेयर पे बैठते हैं और वहां पे बच्चा आ गया कोई शिकायत लेके जी, ठीक है, और आपको पता है कि ये बच्चा है, ये शिकायत लेके झूठ बोल रहा है, ठीक है, इतने में दूसरा बच्चा भी आ जाता है जी, हालांकि वो सही बोल रहा है पर वो उम्र में बड़ा है, तो ऐसे में कई बार कुछ अजीब सी सिचुएशन नहीं होती कि क्या करें, या डांटे या इन्हें पीटे? देखिए,
ऐसी परिस्थितियों में क्या करना पड़ता है, जैसे बच्चे हैं हमारे पास, हर आयु के वर्ग का बच्चा हो गया, हर एक की अलग तरह की समस्या है। जैसे छोटे बच्चों की हो तो वो यहाँ तक कि मेरे पास कंप्लेंट लेके आ जाएंगे, इसने मेरी पेंसिल तोड़ दी, पेंसिल तोड़ दी से लेके इसने मेरे थप्पड़ तक मारा, ये बात तक आ जाएंगे। मतलब ऐसी सिचुएशन में हमें पहले ही पता होता है भी कौन शरारती है और कौन ये मिस्टेक करेगा। ऐसी परिस्थितियों में जो फैसला लेना होता है उसमें मेरे पास एक रामबाण औषधि है कि दोनों को 1 बाय 1 ही बुलाया जाए, एक को बाहर रखा जाए और उनको दोनों को ही समझाया जाए, डांटा ना जाए। नहीं हो सकता है आपने किसी की शरारत देख रखी और आज नए वाले ने कर दी, और ये भी तो हो सकता है। जी, अगर ऐसा है तो बच्चों को हमें करना पड़ेगा। देखिए बच्चों को अगर तैयार करने के लिए हाँ थोड़ा डांटना भी जरूरी पड़ता है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर के मानते ही नहीं है, हाँ, शरारती होते हैं। हाँ ठीक है जी, तो ऐसे बच्चे भी होते हैं बिल्कुल। लेकिन आपको मिलेंगे जी, मेरा ऐसा रहता है कि मेरे पास में जैसे सबसे पहली बात ये, बच्चे कहना कब नहीं मानेंगे उसका कारण बताता हूँ। देखिए आप अपना काम करते हैं, आप पढ़ाने के लिए गए हैं और वहां जाके शिक्षक काम चोरी करेगा, पढ़ाना नहीं चाहता। मान लो अगर एक शिक्षक है, मान लो मुझे मैथ पढ़ाना है और आज वहां मैं जाके डेली पढ़ाने की बजाय टाइम पास करने की सोचूंगा, तो बच्चे के सामने एक छवि आएगी, भाई इसको पढ़ाना नहीं आता, आता जाता इसको कुछ है नहीं, इसके मजे लो। मजे समझ में आई बात? तो ये बच्चा क्या करेगा उस परिस्थितियों में, फिर आपको परेशान करेगा। ठीक है, आप उसको कहोगे भी ये चीज बता, तो आपको वो बच्चा कभी भी रिस्पेक्ट नहीं देगा। अगर आपके अंदर नॉलेज है, आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो, चाहे कितना भी बदमाश बच्चा हो, नॉलेज के डर से वो डरेगा। डर उसको ये होगा भी इस बंदे को नॉलेज है, ये अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहा। भी अगर अगले ने सवाल पूछ लिया, तू तो पूछ रहा है ठीक है। कई बार क्या होता है कि टीचर क्लास में ऐसे जाता है कि मुझे 40 मिनट वहां खड़े रहना है जी, और बच्चे भी तो ऐसे होते हैं हाँ, कि यार अच्छा ये आ गया, हाँ या ये हमारी मैडम आ गई जी, ठीक है, यानी लास्ट बेंच पे बैठते, फर्स्ट वाले की तो हिम्मत नहीं होती। हाँ, ठीक है, या बीच में होते हैं वो, जैसे एक दूसरे के नीचे से छिपकर देखते होते हैं, किसी के कान के नीचे से, कंधे के ऊपर से ऐसे जी जी, टीचर, और वो सोचते कि बस हाँ 10-40 हो गए हैं, अब इसको सुनना है, 11-20 तक ये रहेगा। ठीक है, इतने में वो ना कभी कोई चार्ट देखने लग जाते हैं या कुछ और करने लग जाते हैं। बिल्कुल, तो ऐसी हरकतें करते तो आपको पता तो चलता ही होगा कि बच्चा क्या इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा। तो ऐसे में बच्चे को कैसे आप उसे कंपटीशन में लाओगे दोबारा? देख अब उसका इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीजों में, बिल्कुल नहीं है। होगा जब बच्चे अलग अलग संस्थानों से हमारे पास पहुंचते हैं तो वहाँ का इन्वायरमेंट हमें पता नहीं होता। देखिए हर जगह मतलब जैसे सारे शिक्षक अच्छे होते हैं, पहली बात तो किसी को मैं बुरा नहीं कहना चाहता यहाँ पे, क्योंकि एक शिक्षक तो पहले ही संघर्ष का नाम ही शिक्षक है। तो वो शिक्षक जब बच्चे पढ़ के आ रहे होते हैं तो उसको पहली बात तो मेन स्ट्रीम में कभी लाया ही नहीं जाता अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है। अब एक बात बताइए, जो एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा स्कैम बता दूं आपको क्या हो रहा है। आपका बच्चा पहले LKG UKG ऐसे चलते चलते 9th क्लास तक आ जाएगा, 10th क्लास बोर्ड की होती है, उससे पहले वो 11 साल तक आपके बच्चे को, यानी LKG UKG वगैरह आप काउंट कर लें, या 9 साल मान लीजिए आप, फर्स्ट क्लास से लेके 9th क्लास तक पेरेंट्स को गुमराह करके रखेंगे। आपका बच्चा फर्स्ट आया, थर्ड आया या फोर्थ आया, ये नहीं बताएंगे जी फर्स्ट पोजीशन पे 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे, सेकंड पे भी 10 है, थर्ड पे भी 10 है, जो बिल्कुल नहीं ला उसको फोर्थ पोजीशन। बिल्कुल बिल्कुल यही चल रहा है आजकल जी। ये चीज सभी एक क्लास में मैंने देखे कि 3-3 बच्चों के फर्स्ट वाले सर्टिफिकेट जी। अब और ये पता कैसे चलने लगा, फेसबुक पोस्ट से जी, कि इधर से मान लो मेरा बच्चा फर्स्ट आया जी, मैंने उसका सर्टिफिकेट लगा दिया वो, हाँ, कि मेरा बच्चा देखो फर्स्ट आया, आज इसको ये सर्टिफिकेट मिला है। हाँ, इधर से उसी क्लास में मेरे दोस्त का बच्चा भी पढ़ा उसी स्कूल में जी, उसने भी फर्स्ट का लगा दिया, तीसरे ने भी लगा दिया। मैंने कहा अरे एक क्लास में हाँ, 3 बच्चे फर्स्ट, और ऐसा हुआ है पिछले साल मेरे साथ। देखिए आपने आप बीती बताई, ये
स्कैम चला। अब एक चीज का ये चीज है भी, इशू हमने देखा भी, बच्चे को हमने और पढ़ना मैंने तक नहीं सिखाया। एक चीज और बता दूं आपको मैं। हाँ जी। ये तो छोटी सी बात है कि चलो ये करते हैं। हाँ अब कई रेजिडेंशियल स्कूल है जी, जिन्होंने बड़े बड़े छात्रावास और मोटी फीस लेते हैं, मोटी फीस है, बिल्कुल। ठीक है। आजकल इंस्टीट्यूट है, वो इंस्टीट्यूट नहीं, आलिशान स्टार रैंक वाले होटलों की तरह हो गए हैं। हाँ 3 स्टार 5 स्टार ऐसे इंस्टीट्यूट हो चुके हैं। तो क्या होता है कि बच्चे के नंबर आ गए जी 78, जी, बच्चा बाहर से पढ़ रहा है, असम से पढ़ रहा है, यूपी से पढ़ रहा है, या पंजाब से या राजस्थान से, कहीं से दूसरे स्टेट से है। ठीक है। अब उसके माँ बाप ये सोचते हैं कि बच्चा हरियाणा में पढ़ रहा है, अपना हॉस्टलर है, बढ़िया है, ये है वो है। अब 78 नंबर है, वो संतुष्ट नहीं होंगे। वो उससे कल्पना करते हैं कि इसके 98 आए। तो टीचर क्या करते हैं कि जब रिजल्ट तैयार करते हैं तो उस 7 का 9 बना देते हैं जी। बच्चे के जो पेपर शीट होती है जी जी। उस पे 78 ही है। हाँ। पर जो माँ बाप को दिखाया जाता है उसमें 98 कर दिए जाते हैं, मैं समझ गया, 88 कर दिए जाते हैं, 58 के। जी, ये चीजें हैं, ये मैंने आपको स्कैम वर्ड बोला, ये स्कैम का है, ये एजुकेशन का स्कैम का है। आप बच्चे का, मान लीजिए मैं आपको एक जनरल बात बताता हूँ, अगर एक बच्चे ने 5th क्लास पास की है, 5वीं पास अगर एक बच्चा है, तो आप उसकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए उसे एक एप्लीकेशन लिखवा सकते हैं, एक अर्जी लिखवा सकते हैं, प्रार्थना पत्र हिंदी में लिखवा लीजिए, और मैथ में कोई एक आधा साधारण सवाल पूछ लीजिए बच्चे से, बच्चा वो कर ही नहीं पाएगा। और अगर आप स्कोर देखेंगे, पेरेंट्स से जब मैं मिलता हूँ तो वो यही कहते हैं कि जी मेरा बच्चा अब तक फर्स्ट आता रहा है। तो एक बात बताइए कि पेरेंट्स मेरे को ये कह रहा है आपसे इंस्टीट्यूट बहुत कुछ छुपाता रहा है। हाँ, इंस्टीट्यूट छुपाता रहा, और कितने साल जी? 11 साल। 11 साल के हिसाब से एक बात बताइए, ये स्कीम क्यों बोला मैंने? अगर 11 साल उन्होंने 1 लाख रुपए के हिसाब से फीस दी है तो 11 लाख हो गई, अगर 50,000 के हिसाब से दी है तो वो 5.5 लाख हो गए, तो यानी 5.5 लाख रुपए का चूना लगा दिया उनको। इससे बेहतर तो ये था बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा दिया जाता, आपका पैसा बचता, और उससे कोई बच्चे को चलो कोई ना ट्यूशन या कोई एक्स्ट्रा क्लास बच्चे की करवा देते। लेकिन पेरेंट्स, अच्छा, आप बच्चों को ट्यूशन देते हैं। हाँ। अब मुझे ये बताइए कि इतनी बड़ी मोटी फीस देते हैं, हाँ, लोग चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ते चाहे प्राइवेट में पढ़ते, सरकारी स्कूल में टीचर वो लगते हैं जो वेल क्वालिफाइड है। जी बिल्कुल। जिनके पास सर्टिफिकेट है। जी बिल्कुल। जिनके पास कागजी दस्तावेज पूर्ण है जी, और जिन्होंने अपना अनुभव साथ लगाया है, वो एग्जाम क्वालिफाई किया है, बिल्कुल वो लगते हैं। बिल्कुल। पर उन स्कूलों के बच्चे जब 1+2 पास टीचर के पास कोचिंग के लिए जाते हैं और परिणाम वहां से निकलता है, शहरों में पोस्टर चस्पाए जाते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट का बच्चा ये पढ़ाया जी, तो ये क्या फील नहीं होता कई बार कि हमारा यार, हम उस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, इतने अच्छे बच्चे हैं और रिजल्ट वहां से निकल के आ रहा है। ये चीज भी तो हो रही है। आप भी बच्चों को कोचिंग देते हैं जी, कोचिंग देते हैं, आपके पास बच्चे आते हैं, ठीक है, उन स्कूलों के बच्चे आते हैं जो मोटी फीस लेते हैं जी, और आप उन्हें टीच कर रहे हैं, तो वो वहां पे फीस किस चीज की ली जाती है? हाँ, आपको एक फनी बात बताता हूँ, आप सुनिए, आपको सुन के हंसी आएगी। भाई जहां पर मान लो मेरे पास एक बच्चा 1,000 रुपए या 1,500 रुपए जो भी फीस रहता है, उसके हिसाब से बच्चा महीने के हिसाब से ट्यूशन पढ़ रहा है। वहीं पे एक बच्चा, मैं ये किस्सा ही बता रहा हूँ, आप ये मान के चलिए, हिसार का काफी बड़ा इंस्टीट्यूट है, मैं नाम तो बिल्कुल भी नहीं लूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ का बच्चा हमारे पास आके ट्यूशन पढ़ रहा है, वहाँ पे उसका मतलब मेरे हिसाब से 2-1 लाख रुपए फीस थी बच्चे की साल की, ठीक है। तो ये आप मान के चलिए भी जहाँ वो इतनी 2 लाख रुपए साल की फीस दे रहे हैं, वहां पे वो रिजल्ट के लिए कभी नहीं पूछा। मेरे को आके एक बार उन्होंने कहा जी कितना हो गया बच्चे में, कितना इम्प्रूवमेंट है। मैंने कहा जी आप एक काम करिए, आप मेरे को ये फीस दे रहे हो बिल्कुल थोड़ी सी है, उसका परसेंटेज निकाल के देखिए, कहाँ 2 लाख रुपए की फीस है और ये कहाँ पे 1,000-1,500 रुपए मंथली के हिसाब से फीस है। ये हमारी 12,000 होगी और वहां पे 2 लाख होगी, अब 2 लाख होगी। आप मेरे से रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं 1,000 रुपए देके, सही बात है।
मतलब चलो करनी भी चाहिए। हाँ, लेकिन क्या आपने ये सवाल वहां वहां पूछा? बिल्कुल। वहां पूछेंगे भी नहीं, हिम्मत ही नहीं है। उसका कारण क्या है? उस स्कूल को चलाने के लिए जो संस्था का संस्थापक है वो आपसे मिलेगा ही नहीं। वो मिलेगा ही नहीं। उनका सिस्टम ही ऐसा होता है कि वहां तक पहुंच ही नहीं पाते पेरेंट्स। क्यों पहुंचेंगे? अब एक बात बताइए, जब हर एक चीज में जब पेरेंट्स ने नहीं सोचा, जब पेरेंट्स ने ये कहा वो इतना एकड़ में फैला हुआ है, सबसे पहली बात आपने कह दी अभी 15 एकड़ में फैला हुआ मेरा स्कूल है, लस ग्रीन इन्वायरमेंट है, एयर कंडीशनड है। चलो एयर कंडीशन हम भी, चलो ये तो रिक्वायरमेंट भी होगी बच्चों की, आज के एयर कंडीशनड है, हमारे एयर कंडीशन बसें हैं, हमारे पास में ये ऑडिटोरियम है, हमारे पास ये हाँ, है। वो एक चुटकुला चलता है आजकल। हाँ कि हमारे पास GSC है, बसें है, ये है, वो है। हाँ कहने लगे जी शिक्षा, वो तो आप ट्यूशन रख लेना बच्चे का हाँ बात से। जी। अब एक चीज बताइए, अब मैं आपको एक छोटी सी बात इसमें और बताता हूँ जी कि एक बार ना कि मेरे गांव की बात है, काफी पुरानी बात हो गई जी जब हम बचपन में पढ़ते थे जी। तो उस समय एक टीचर होते थे, उनसे गांव के किसी व्यक्ति ने पूछ लिया जी कि सर जी हमारे वाला लड़का है, हाँ पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, घर आके खेलता रहता है, तो आप क्या पढ़ाते हो इसे, घर के लिए काम नहीं देते हो, ये वो। कल टीचर कहने फीस कितनी देते हो? तो उस समय ये था 5-10 रुपए फीस होती थी। हाँ। सरकारी स्कूल कितनी होती है? बोले 10 रुपए। हाँ बोलते भैया सीधी सी बात है, 10 रुपए में ट्रक ड्राइवर ही बनेगा। हाँ ठीक है, आप पटवारी की उम्मीद ना करें। तो ये चीज होती रही है। नहीं ये और आजकल ये चीज एक बड़े बात बड़े सुनिए। इंस्टीट्यूट में देखने को मिल रही है। नहीं ये सभी का मिल रहा है। ये जो इंस्टीट्यूट की बात, ये किस्सा जो मैंने बताया वो तो हालांकि मेरे से बाद में नाराज हो गए, ठीक है, इस बात को लेकर, लेकिन ये किस्सा लोगों के सामने आना चाहिए, जरूरी है भाई। वहां पे 2 लाख रुपए फीस देने के बाद बच्चे का रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपको कोचिंग देनी पड़ रही है, इसका मतलब आपने इंस्टीट्यूट गलत सेलेक्ट किया है ना। पेरेंट्स ये बात कभी भी एडमिट नहीं करेगा। जब आपसे रिजल्ट ना निकलने वाला इंस्टीट्यूट आपने सेलेक्ट कर लिया है, बच्चा ट्यूशन जा रहा है, इसका मतलब 2 ही बातें हैं भाई, या तो बच्चा वहां जाके नहीं पढ़ रहा, या वहां पे बच्चे को पढ़ाया नहीं जा रहा, या आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा। 2 ही बातें, या वहां पढ़ाया नहीं जाता, या आपका बच्चा वहां नहीं पढ़ रहा है और आप ट्यूशन भेज रहे हैं। अब ट्यूशन भेजने के बाद में आपने बच्चे को एक हेक्टिक शेड्यूल में डाल दिया। 3 बजे बच्चा घर पहुंचा है, अपने स्कूल से पहुंचा है, खाना वाना खाया, 4 बज गया, 4 से 7 बजे तक फिर ट्यूशन भेज दिया आपने 3 घंटे, 7 बज गए जी। सुबह 7 बजे लगा था और शाम के 7 बज गए हैं। अब बच्चे को खुद को भी पढ़ना है, ट्यूशन का भी काम करना है, स्कूल का भी करना है। आप बच्चे को क्या मशीन बनाना चाहते हैं, रोबोट बनाया है क्या हमने? इंसान को इंसान रहने। आजकल हर बच्चे के साथ यही हो रहा है। होगा जी, बिल्कुल होगा। जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, पेरेंट्स जागरूक नहीं होंगे, जब तक संस्थान को चुनते हुए सही फैसला नहीं लेंगे, ये होगा। अब गलती करेंगे ना सर, क्यों भेजा आपने इतनी आलीशान बिल्डिंग? आपने आलीशान बिल्डिंग देखी? अरे आलीशान बिल्डिंग, उसमें आपने मान लो वो चलेंगे, वो 12 साल में आप उनको 24 लाख रुपए दोगे या 50 लाख रुपए दोगे, क्या उस बिल्डिंग की रजिस्ट्री आपके नाम करवाएंगे क्या जी आपका बच्चा हमारे पास 12 साल पढ़ा है? नहीं करवाएंगे ना। ये ही तो स्कैम है, और क्या है। अब इसकी वजह से क्या हो गया कि शिक्षकों की इज्जत का जो तमाशा बन रहा है ना, शिक्षक को शिक्षक नहीं समझा जा रहा है, उसका कारण ये है। बदनाम किया है और लोगों ने, बदनाम हो गए सारे के सारे, ठीकरा फूट रहा है हमारे सर पे, क्योंकि हम तो जैसे जैसे मान लो कोई सामान्य परिवार का गरीब बंदा है मेरे जैसा। दरवेश क्लासेज जी फतेहाबाद में काफी चर्चा में रही है और काफी एडवर्टाइजमेंट भी चलती है जी। ठीक है। अब एक मैं आपको बताऊं कि कोई भी अगर गांव में मंदिर बन जाता है छोटा सा, हाँ ठीक है, मैं एक तुलना नहीं कर रहा कि कई कंपैरिजन समझ ले कोई गलत। हाँ मंदिर के एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, हाँ, और उसमें लोग दूर दराज से आते हैं, मत्था टेकने के लिए आते हैं। हाँ, वहां पे एक कोई भी पुजारी बैठता है, भगत बैठता है जी, ठीक है। हाँ, और उसके पास यानी कोई वो नहीं होती, ज्यादा डिग्री नहीं होती, कोई महामंडलेश्वर की उपाधि भी नहीं है, सिंपल सा एक आदमी बैठा है जो झाड़ फूंक का काम करता है, धागे तबीज देता है जी। उसके पास तो दूर दराज से लोग आ जाते हैं। और एक इंस्टीट्यूट के अंदर मान लो वेल क्वालिफाइड MSc किए हुए टीचर है, हाँ, नेट पास है, CTET पास है, स्टेट पास है जी, ठीक है, उसको इतना आडंबर करना पड़ता है। ये क्या
क्या चल रहा है समाज में? देखिए, इसमें मैं बता दूं कि सामाजिक जो चीज है, पेरेंट्स को एक चीज का डर है। मंदिर की आपने बात की, गांव में मंदिर बन रहा है, सभी लोग चंदा देंगे, उनको डर है कहीं भगवान उन पे कृपा ना रोक दे। बच्चे को ढंग के स्कूल में नहीं भेजेंगे जहाँ पे करियर की रुकेगी। देखिए, आप मंदिर का कीजिए, वो उनका निजी फैसला है, जैसी भी उनकी आस्था है उसके हिसाब से फैसला लीजिए, उसको वो बुरा नहीं है। लेकिन मैं मंदिर की बात नहीं कर रहा, मैं एक टीचर वर्सेस एक पुजारी की बात कर रहा हूं। जी, तो वो हो गया ना, उनको ये लगता भी मतलब भाई भगवान की कृपा रुकी तो जीवन रुक जाएगा। उसके साथ में एक चीज और समझनी चाहिए, चलो भगवान की कृपा रहती है, तो ये कहाँ चला गया, बच्चे के करियर की चिंता कौन करेगा? उसके लिए जानने के लिए क्या है, उसके लिए कभी नहीं सोचा किसी ने। क्यों नहीं कहा भाई अब अगर ये ढंग के स्कूल में नहीं जाएगा या ढंग की जगह नहीं जाएगा, ढंग के स्कूल का मीन्स अब यहाँ पे लोगों को समझ नहीं आता। भी अब सबसे पहले ढंग के स्कूल का मतलब ये होता है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और बहुत बड़ी बड़ी बसें हैं। आप द्रवेश क्लासेज रन कर रहे हैं जी, ठीक है, हाँ, आप एमएससी किए हुए हैं, आपके भ्राताश्री भी केमिस्ट्री के मास्टर हैं जी, सुपर स्पेशलिटी, आपके पास स्टाफ भी अच्छा है जी, पर फिर भी आप लोग गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे, आप ये एक इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं। हाँ, दूसरा, आप लोगों को कंपटीशन एग्जाम के बारे में भी जानकारियां देते हैं, मगर आपने अभी तक जॉब प्राप्त नहीं की, आपसे क्वालिफाई नहीं रहे, क्या कारण रहा, या गवर्नमेंट जॉब का इरादा ही नहीं? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। पहली बात तो ये सवाल बहुत अच्छा है भाई, ये क्लियरिटी आना चाहिए भाई। जब अभी कुछ एक लोग तो अब तक सोच रहे होंगे भी इतने ज्ञानी लोग को बिठा दिया है तो भाई तुम अब पहले खुद गवर्नमेंट जॉब में क्यों नहीं है, पहले तो इसका जवाब दे देते हैं हम। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि जो सेगमेंट से हम आते हैं, जो संघर्ष है, सुविधाओं का संघर्ष है जो है, मैंने कहा था लिमिटेड सोर्सेज में बहुत अच्छी शिक्षा मिली है और अच्छा है। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट एग्जाम हमने क्वालिफाई किया है, चाहे वो सीटी हो, चाहे सीटेट हो, चाहे वो रीट का एग्जाम हो, चाहे टीचिंग के अदर एग्जाम्स हो, वो हमने क्वालिफाई किए हैं। और जॉब की जब बात की जाए तो बेरोजगारों की संख्या ज्यादा है, नंबर ऑफ पोस्ट हमेशा कम होती है। और वहां पे जो आदमी काम करता है ना जी, एक बात सुनिए, मैंने आपको मेरा डेली का रूटीन बताया भी 7 बजे तक मैं बच्चों के बीच में होता हूँ, 8 बजे घर पहुंचता हूँ। तो इसके बाद में अब पढ़ने का टाइम कम मिला ना, हमारे साथ हमारे रिसोर्सेज छीन लिए गए हैं ना, हमें काम करना पड़ रहा है, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। तो वो जिम्मेदारियों का निर्वाह करते करते कहीं ना कहीं उतना उचित समय नहीं मिलता है भाई, जो अन्य चीजों के ऊपर आप थोड़ा फोकस। हाँ, यानी आप एक चीज का मास्टर हो सकते हैं, उसमें कई टॉपिक आते हैं। हाँ, कंपटीशन एग्जाम। अब जैसे देखिए, सब्जेक्टिव हर एक चीज में कंपटीशन का जब एग्जाम जाएगा तो वहाँ इंग्लिश भी होगा, हिंदी भी होगा, जनरल नॉलेज भी होगा, कहीं मैथमेटिक्स तो मेरा तो चल के थोड़ा बहुत आता है। मैंने कंप्यूटर साइंस से एमएससी किए हुए लड़के पीएचडी पास ग्रुप डी के फॉर्म भरते देखे। हाँ, ये तो अब ये हर रोज ये एक जोक होता है। सीटेट एस्टेट पास लोग और पानी पकड़ा रहे होते हैं, ये एक विडंबना है जी। मैं एक मेरे ही साथी था, एक कोई है मेरा साथी, एमएससी क्वालिफाइड है, डी ग्रुप में है, उसके परिवार के हालत बहुत ज्यादा खराब। अब उसके लिए वो जॉब जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, मैं गलत नहीं कह रहा यहाँ पे, ग्रुप डी कोई बुरा स्कोप नहीं है, लेकिन उसकी मजबूरियां रुकेगी ना, हाँ। वो वहां लग गया, अब वो ड्यूटी जाता है, परिवार संभालता है, और अब वो आगे हम यहाँ पे पोस्ट की बात नहीं करें, हम ये करें कि टैलेंट कहाँ होना चाहिए, टैलेंट कहाँ होना चाहिए और कहाँ जा रहा है वो। अब एक बात बताइए, जो एमएससी क्वालिफाइड है, जो डी ग्रुप की पोस्ट है, उसके लिए 10th तक का बंदा काफी है। 10th पास क्वालिफिकेशन वाला बंदा ठीक है, लेकिन उसके बाद 12th होगी, उसके बाद 3 साल की बीएससी होगी, 2 साल की एमएससी होगी, और बीएड कर लिया तो 7 साल हो गए। यानी कितने 7 साल की ज्यादा पढ़ाई कर रखी है एक्स्ट्रा, और वो उसके काम भी नहीं आएगी। डी ग्रुप में एमएससी डिग्री का क्या किया जाएगा जी, बताइए। सही बात है। हमारे मैथमेटिक्स के थ्योरम कहाँ लगवाओगे आप, बताइए। अब वो बीएड की डिग्री वहां कब काम आएगी? अब टीचिंग की जॉब निकलेगी, वो अप्लाई करेगा, वो बेचारा एक धर्म प्राइवेट स्कूल वाले लिखवाते हैं ना कि हमारे पास ऐसा वेल क्वालिफाइड स्टाफ है, ये है। हाँ। तब डिपार्टमेंट में भी आएगा कि हमारे पीएचडी वाला चपड़ासी लगा हुआ है जी, बिल्कुल। एमएससी वाला हमारे पानी पकड़ाता है, ठीक है। नहीं, ऐसा है
पता नहीं क्यों हो रहा है ये समाज में। ऐसी सोचा भी तो उन्होंने भी तो नहीं सोचा था। देखिए जब ये डिग्रियां की थी उन्होंने, जब ये कंपटीशन एग्जाम की तैयारियां की है, उन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, पीएचडी की है, तो उन्होंने नहीं सोचा था बिल्कुल कि आपको चपरासी की जॉब मिलेगी। हाँ, अभी एक चीज हो रहा है इसमें, मैं अभी क्लियर कर दूं, इस बारे में कोई बात नहीं है। अब गवर्नमेंट जॉब को हवा बना दिया गया है। अब एक बात कहिए भी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ले, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ले, ठीक है। अभी इसमें बड़ा विवादित सा मामला है। अभी सरकार की पेंशन स्कीम बंद कर दी है, ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसको ओपीएस बोलते हैं। टीचर्स या कोई भी जॉब में अभी पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं होती है, या ओपीएस भी नहीं है, एनपीएस भी नहीं, अब तो नया यूपीएस आ रहा है, यूनिफाइड, वो अलग आ रहा है, नया मेथड आ रहा है। लेकिन अब एक बात बताइए, अब और मुझे लग रहा है कि थोड़े दिनों में ना कर्मचारी मांग करेंगे कि भैया यूपीएस बंद कर दो, एनपीएस ही लागू कर दो, इससे तो वो भी अच्छा है। मैंने कईयों से बात की थी, वो ये सब बोल रहे थे। जी, मैं बताता हूँ। देखिए, अभी मैं प्राइवेट सेक्टर में तो ये बात खुल के बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर कोई भी इस तरह की बात आएगी तो राजनीतिक बात नहीं कहलाएगी वो, लेकिन एक कर्मचारी नहीं कह पाएगा। कर्मचारियों की ये बात है तो मैं उन पर बता रहा हूँ, आपको क्लियर कर रहा हूँ कि एक जो एनपीएस और ये जो पेंशन स्कीम है, इसका मतलब ये है कि आपका जो पैसा कट रहा है वो ही बाद में आपको थोड़ा थोड़ा करके दिया जाएगा। सरकार आपको आपकी रिटायरमेंट के बाद में कोई चीज नहीं देगी ना। तो अभी लोग करंट का सोच रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब वाले थोड़ा सा विचार कर लें भाई, ठीक है। एक सामाजिक झूठा रुतबा बना दिया गया है गवर्नमेंट जॉब को, भी एक सरकारी लग रहा है। ये रुतबा बहुत गलत बनाया गया है। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के, मैं ऐसे बंदे दिखा दूं जी आपको जो लाखों में कमा रहे हैं, जिनके कोठियां हैं, कारें हैं, जमीनें ले रहे हैं, ठीक है। तो फिर कहाँ गवर्नमेंट जॉब क्या मुकाबला करेगी उस लड़के के साथ? लेकिन समाज क्या है, समाज में ये कह दिया सरकारी है और जीवन भर की रोटी है। एक धारणा ही सुनो आप लोगों की, क्या है अभी जीवन भर की रोटी है। अरे जीवन भर की तो रोटी है, आज तो 2 रोटी है, कल को आधी हो जाएगी। जब बुढ़ापा होएगा तब उनका साथी कौन है जी? एक बात बताइए, नहीं है ना। तो उनकी नहीं सोच रहे ना। तो हमारे समाज ने गलत हुआ बनाया, या तो सबको इक्वल कर दो भी, सभी को कम से कम सामाजिक प्रतिष्ठा के मामले में तो बराबर रखा जाए। अब उनको जब कल को, मैं जो आधी रोटी वाली बात कह रहा हूँ, तो वो कहाँ का अपना घर का गुजारा कैसे करेंगे बताइए? बिल्कुल। और उस समय तो वो बुढ़ापे में होंगे। एक बात और सुनिए, दुख भरी बात यह है कि जब उनके पास में बुढ़ापा आ जाएगा 60 साल के पास में, 50-55 के आसपास में, तो जब उनके कुछ और काम करने की हिम्मत भी नहीं होगी, तब सरकार कहेगी आपकी अब पेंशन इतनी है, इसमें गुजारा करो। और महंगाई जैसे जा रही है उसके हिसाब से मेरे को नहीं लगता कोई ज्यादा सी अच्छी चीज है। इससे बेहतर तो ये है कि वो अपने आने वाले समय को अगर सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं तो उसको एक अच्छे तरीके से किया जाए। ठीक है। अच्छा, अब एक बात और कर लेते हैं लास्ट में जी, कि जो सरकार की शिक्षा नीति की पॉलिसी है, हाँ जी, ठीक है, इसका यानी क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, और बच्चों को किस ओर ले जा सकती है? देखिए, अभी नई एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लर्निंग बाय डूइंग को ही बढ़ावा दे रही है और बच्चों को वोकेशनल की तरफ लेके जा रही है। बच्चों के ऊपर से सारा प्रेशर हटा दिया है। बिल्कुल। अब अगर कोई मान लीजिए, जैसे उदाहरण के तौर पे, अगर कोई एक बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल हो गया है तो उसका कोई उसको इशू नहीं माना जाएगा। वो उसके क्रेडिट्स हैं सेफ रहेंगे, एक क्रेडिट बैंक बनाया जाएगा, उसके अंदर सेफ रहेंगे। जैसे मतलब अपना जैसे पेमेंट सेफ रहती है, तो एक बच्चों के लिए क्रेडिट बैंक बनेगा, उसके अंदर सेव होता रहेगा। अगली मान लो वो हो सकता है 3 साल बाद पढ़ाई करना चाहिए, उस पेपर को पास करना चाहिए, तो सरकार ये चाहती है 3 साल बाद वो कर ले, कोई दिक्कत नहीं कर ले। सरकार ये तो कहीं ना कहीं बच्चा यानी जो आत्महत्या की ओर जा रहे थे, उन चीजों में रुकावट हो गई, उनसे बच्चा बचेगा भी। अब आत्महत्या की जो बात चलती है तो वो बच्चे के लिए सिर्फ जो नॉर्मल एजुकेशन है वो नहीं लेके जाती, प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, कई बच्चों के होता है जी, नॉर्मल में भी होते हैं, माँ बाप प्रेशराइज कर देते हैं। दूसरा बच्चा है, अगर कंपटीशन उसके साथ मान के चलते हैं कि वो फर्स्ट क्यों है, वो थर्ड क्यों है, देखिए उसके 400 नंबर आ गए, तेरे 360 क्यों है। देखिए ये थोड़ा सा संवेदनशील मामला है, इसमें मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। इसका कारण ये है कि जब आपका, सबसे पहली बात तो बच्चे को जब पढ़ाने के लिए हम कहीं पे भी जाएं तो पेरेंट्स को एक सीधी राय ये है कि आप किसी ढंग के साइकोलॉजिस्ट या कोई एक अच्छा टीचर देखिए, जो आप जहाँ पे भी बच्चे का एडमिशन करवाने वाले हैं उससे पहले उसकी एक बार काउंसलिंग करवा लीजिए, उसका एक हल्का फुल्का वो टेस्ट ले ले
और उसका पोटेंशियल पता लगे अपने को भी, ये बच्चा कर क्या रहा है, कितना ये कर सकता है, इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है। अगर वो बच्चे की कैपेसिटी से ज्यादा आप उस पर डालोगे ना जी, तो वो वर्कलोड है, चाहे आप वो नंबर के फॉर्म में डालो, आप उसको कहो भी तू नीट करेगा, तू जेई करेगा, तू ये करेगा, वो करेगा, ठीक है, तू डॉक्टर बनेगा, तू इंजीनियर बनेगा, तू टीचर बनेगा, तू सरकारी नौकरी लेगा ही लेगा, ठीक है ना। अब जैसे कोटा सीकर का चल रहा है, तो वहां से शिकायतें मिलती है अपने को, ये चीजें, इस तरह की घटनाएं अपने को सामने आती हैं, तो दिल रोता है जी। अब आप पर मैं आपको बता दूं कि कई बार क्या होता है कि बच्चे को ये बोला जाता है कि तू अच्छे दोस्त का संग कर, अच्छे पढ़े लिखों का संग करो तो आपके ऊपर संग का असर होगा जी। मगर जो करीम होती है, जो अच्छे पढ़ाई में होते हैं, जिनके नंबर अच्छे आते हैं, जिनकी मेरिट आती है, ठीक है, उनको माँ बाप उठाते हैं और यहाँ से कोटा और सीकर शिफ्ट कर देते हैं जी। यहाँ पे वो रह जाते हैं 60% वाले, उनके बीच में रह के बच्चा कैसे करेगा। मैं आपको बताऊं, इसमें बहुत अच्छा आपने ये बात बताई, तो मैं बता रहा हूँ कि कोटा सीकर आपने भेज दिया बच्चों को, कोटा भेज दिया, सीकर भेज दिया, चंडीगढ़ भेज दिया, या अलग अलग सिटीज में भेज दिया, जहां पे भी बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भेज दिया। चलो कोई सिटी का नाम नहीं लेते आप, वो भी ज्यादा अच्छी चीज नहीं है, हमने बच्चे को वहां भेज दिया, वहां लाखों में। अब पेरेंट्स को ये लगता है भी कोटा और सीकर बच्चा भेज दिया तो वो वहां से डॉक्टर और इंजीनियर बन के निकलेगा, ऐसा सपना लिए हर साल लाखों पेरेंट्स, लाखों बच्चे जाते हैं, पूरे लाखों की भीड़ दौड़ती है। और वहां से अगर कोटा और सीकर को लोग एजुकेशन सिटी बोलते हैं, एजुकेशन हब बोलते हैं जी, मैं उसे रेंट सिटी भी बोलता हूँ कि सबसे ज्यादा रेंट पे लोग वहां रहते हैं जी। अभी उसमें मैं कह रहा हूँ जो बच्चों का ये चीजें हैं, रेंट पे रह रहे हैं, आप बता रहे हो ना, वो उसका कारण क्या है, कोटा और सीकर में कोई बिजनेस या कोई इंडस्ट्री तो है नहीं। अब वहां पे जो चीजें चल रही हैं, वहां पे वो बच्चे जा रहे हैं, लाखों में बच्चे जा रहे हैं, कुछ एक सैकड़ों लोगों का रिजल्ट आ रहा है, हजारों सैकड़ों का आ रहा होगा, जितना भी अलग अलग स्ट्रीम्स की आप कोचिंग देखें तो वहां से सैकड़ों बच्चे निकले। आप एक बात बताइए, जब आप अनुपात निकालेंगे, लाखों में से कुछ एक 100 बच्चों का रिजल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब उस जगह में तो कुछ खास नहीं है ना, या तो वो बच्चे खास है या उनके शिक्षक भी खास हो सकते हैं। देखिए मेहनत करते हैं। एक चीज और भी है कि जैसे अगर बच्चा वहां गया है जी, ठीक है, मगर वैकेंसियां तो इतनी है ही नहीं। हाँ, वैकेंसी के बिना इतनी भागदौड़ हो रही है। हाँ, सोचने वाली बात ये है बिल्कुल कि वैकेंसी कहाँ है। हाँ, देखिए अब अगर डॉक्टर की वैकेंसियां हैं, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, आजकल बहुत खाली पद पड़े हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनके अंदर इतनी फीस है, इतनी फीस है पूछो मत, कि मरीज जाने से कतराते हैं। बिल्कुल, कई जगह तो आपने जैसे वो एक गब्बर अगेन ऐसी कोई फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, ठीक है, तो ऐसा कुछ आया था, तो उसमें क्या है कि अगर कोई अंदर चला भी गया तो उससे 5,000 के बिना तो बाहर नहीं आने देते। तो ऐसे में बच्चों को जो ये भीड़ लगी है, आपने ये डॉक्टर का कहा ना 5,000 के बगैर आने नहीं देते, उसका कारण आप जानना चाहेंगे मेरे से? जो सच्चाई है समाज में, वो कारण मैं आपको बता देता हूँ। आपने इतना मोटा पैसा लगा के पहले कोटा सीकर 2-3 साल पढ़ाया बच्चे को, फिर उसका MBBS में खर्चा लगा, अब आपने इतना पैसा दे दिया है, आपको लगता है दुनिया पैसे से चलती है, संवेदनाएं मार दी हैं बच्चों की। बच्चों को ये कहा जाता है बेटा तेरी पढ़ाई पे पैसे लगे हैं, तू फीस कैसे नहीं लेगा। अब डॉक्टर के पास जाके देखो, वो क्या कहेगा, भाई हमने इतने पैसे लगाए किस बात के हैं, ऐसे ही डॉक्टर नहीं बना जाता, लाखों करोड़ों लगा के डॉक्टर बनाए, और ये स्ट्रक्चर ऐसे ही नहीं बना। और संवेदनाओं का तो छोड़िए, अभी एक हालिया में एक भांगरोला गांव है, उसमें घटना है कि MBBS वाला कोई स्टूडेंट था और उसने शायद आगे MD करनी थी और उसकी शादी का कार्यक्रम था, और उन्होंने दहेज की मांग की, क्रेटा गाड़ी दे दी, उसकी जगह कोई थार वगैरह मांग ली, और पैसे भी काफी मांगे गए कि हम वरमाला डालने के लिए नहीं आएंगे जब तक 31 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। ऐसी सोच वाले लोग समाज में आगे आ रहे हैं। तो वो अगर किसी इंस्टीट्यूट में डॉक्टर लग जाए, तो वो पेशेंट के साथ कैसा बर्ताव करेगा, ये उसके अंदर दया भाव कहाँ से आएगी। अब एक बात बताइए भाई, एक पिता है, पिता के लिए सबसे मुश्किल काम होता है अपनी बेटी को विदा करना, यह आज तक किसी ने समझा है? एक पिता के लिए सबसे मुश्किल काम है, बिल्कुल, तो सबसे प्यार से रखा,
और पाला पोसा, उसको पढ़ाया लिखाया, जितना भी था उसको कलेजे से लगा के रखा, आपको कलेजे का टुकड़ा निकाल के दे रहा है वो, और लोग उसको पैसे से तोल रहे हैं। मेरे को किस्सा ध्यान नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, वो दे रहा है आगे। अब इसका मतलब वो लेके जा रहे हैं, वो अगर मान लो शुक्र है वो पहले उसमें रुका ये मामला, अगर नहीं रुकता, अगर ये शादी होती तो वो लड़की आगे जीवन में कभी सुखी नहीं होती। डॉक्टर मैंने ऐसे भी देखे हैं जो जमींदारों के घरों से बच्चे निकले हैं जी, वो डॉक्टर बने हैं। हाँ, वो जैसे 4th क्लास काम करता है, हाँ डॉक्टर होके MBBS होके वो उसका काम भी कर देते हैं जी। वो अगर कोई एज्ड पर्सन उनके पास OPD में ड्यूटी दे रहा है तो वो खड़े होके दूसरे को बुला के ले आएंगे, फाइल उठा लेंगे, कर लेंगे, वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं जी। ऐसे लोग भी उदाहरण हैं। बिल्कुल, देखिए हर एक बुरा नहीं है, मैं डॉक्टर लोगों को कहीं ये अपना मैसेज गलत कन्वे ना हो जाए, हम डॉक्टरों को बुरा नहीं कह रहे। हाँ, डॉक्टर हम जो संवेदनहीन जो लोग हैं ना, हाँ उनको कह रहे हैं। संवेदनहीनता के पीछे कहीं ना कहीं मोटी फीस भी है। मोटी फीस भी है भाई। अब मान लीजिए एक चीज है, कुछ एक चीजें एक शहर में लिमिटेड होंगी, वहां पे एक आई सर्जन एक अच्छा मिलेगा आपको, एक मिलेंगे हर एक बिल्कुल, मैंने देखे हैं बहुत अच्छे डॉक्टर मिले। हाँ। मेरा डॉक्टरों से वास्ता ही रहता है जी। तो हर एक जगह हर एक हॉस्पिटल जो होगा उसकी एक स्पेशलिटी होगी, है ना। तो वहां सारे डॉक्टर इकट्ठे नहीं हो सकते। उसका कारण क्या है? ईगो क्लैश कर जाएगा। हर एक को लगेगा मेरे नाम से ये हॉस्पिटल चल रहा है, हर एक को लगेगा, उस सिचुएशन में लगेगा, और वहां पे वो विवाद हो जाए। इसलिए सबने अपने अपने अलग अलग कर रखे हैं, और अलग अलग इमारतें बना रखी हैं, अलग अलग बिल भर रहे हैं, अलग अलग खर्चा लगता है। इसलिए वो अलग अलग खर्चा निकालने के लिए लोगों से मोटी मोटी फीस ले रहे हैं। इस पे हमें विचार करना चाहिए भी, एक जगह आप दे दो अच्छी। चलो अच्छा, अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर कि अभी एग्जाम का टाइम है। हाँ, बच्चों के पेपर होने हैं, नए सेशन है, उन्होंने नई नई एकेडमी है, संस्थान है, उन्होंने देखने आगे हाँ अपना करियर बनाना है। तो आप एक आखिरी क्या एक मिला जुला संदेश देना चाहेंगे? जी। तो सबसे पहले ये सभी बच्चों को, जो बच्चे सुन रहे हैं उनके लिए और पेरेंट्स के लिए भी ये संदेश मैं दूंगा। पहली बात, आप भागदौड़ मत करिए। जब आप अपने बच्चे का इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर रहे हैं, कोई भी करिए, तो वहाँ पे समय लीजिए। वहाँ पे मेरी तरफ से बताए गए इन बिंदुओं पे ध्यान रखिए। आप उसका भवन ना देखिए, वहाँ के शिक्षक देखिए, आप वहाँ का इन्वायरमेंट देखिए, वहाँ की चकाचौंध मत देखिए, और आप फीस ना देखिए। हर मोटी फीस लेने वाला संस्थान बढ़िया नहीं पढ़ाता है। बिल्कुल कटु सत्य। बिल्कुल, जो अच्छा पढ़ाते हैं वो अच्छे ही होते हैं। आप अपने एरिया वाइज जगह पे रिसर्च कर सकते हैं, भाई आपके कहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो वहाँ पर आप बच्चे को डालिए। और जैसे बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, तो आप चकाचौंध भरी जिंदगी से एक बार थोड़ा सा बाहर निकाल के अपने बच्चे के लिए सही सोचिए, जहाँ पे आपके बच्चे को सिर्फ प्रेशर कुकर में नहीं डाला जाए, और जहाँ से बच्चे का करियर भी बनाया जाए। ठीक है। बच्चे में संवेदनाएं भरी जाए, बच्चे में जो इमोशंस हैं, जो प्रिकॉशंस हैं, समाज है, उसके गुण भी भरे जाएं। समाज के लिए भले की बातें सोचे, एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए एक अच्छा संस्थान चुनिए। मैं इतना ही कहूँगा। ठीक है जी। तो मुकेश जी, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में पधारे और आज इतनी चर्चाएं की। जी, बहुत अच्छा लगा। तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। देखते रहें लोकल हरियाणा समाचार।